तो विल डिस्कस, पहले आते हैं आर्टिकल पे जो हमने देखा वाज अबाउट सीरा जमान, ठीक है। आई थिंक टॉपिक वाज शैडो ऑफ 1979। शैडो ऑफ 1979 ये कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ वाइट, हाँ ठीक है ओके। तो पहले आप ही के पास आते हैं सबसे पीछे, ये बताइए कि आपको इस आर्टिकल पढ़ के क्या चीज़ें पता लगी? ये चीज़ पता चली कि हमें एकदम इसे एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान के मतलब आर्मी चीफ ही कौन बने। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी चाबी खो गई कहीं और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं चाबी तो उसमें यहाँ पे उजाला आ रहे हैं, तो इसका ये वो है। मतलब फिर इसमें ये बताया कि 1979 जो है वो पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए और सऊदी अरब के लिए वाटरशेड इवेंट रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में वो हुआ था, मॉस्को के ऊपर अटैक हुआ था। तो उस चीज़ को उन्होंने ये बताया था कि रिलीजन की तरफ से डिक्लाइन होती जा रही है, तो उसी समय भी 1979 में रिलीजन की तरफ से शिफ्ट हो गई, मतलब इसी तरह। और फिर ऐसे ही ईरान में पहले शाह शेख वो था, वो काफ़ी लिबरल होते थे, अब लेकिन वो भी नहीं अपनी ऐसा कुछ नाम करके थोड़े इस तरीके का वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये इन लोगों ने दो, इस पूरे आर्टिकल में दो चीजें उठाई थी ना 2022। हाँ तो अफगानिस्तान की ये बताया था जब वहाँ पे यूएसएसआर था, तो वहाँ पे इसने मिलके वेस्टर्न ने और मतलब सऊदी अरब ने और काफी मिलके वहाँ से यूएसएसआर को हटा दिया। तो ये तीन चीजें इसके लिए थी, लेकिन हमें इससे सीखने के लिए ये मिलता है कि हम जहाँ पे जो हमारे डैमेज है उसे हम कम करें और जहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी है उसे हम ग्रैब करें। और ये नहीं है कि हर एक चीज़ पे कि अब आर्मी का वो बन गया, ये चीज़ बन गई, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी और भी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि अब ये गलत जो रीज़न है जैसे सऊदी अरब है और जो ईरान है शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एक की गवर्नमेंट लिबरल है और वहाँ के जो आम जनता है वो कंजर्वेटिव है, और एक की जो जनता है वो लिबरल है और रूलरशिप है वो कंजर्वेटिव है। तो वो चीज़ ऐसे हो रही है। तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो अभी ऐसी भीड़ चली है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब में ये है कि इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स अभी आ सकते हैं, देखते हैं। वो लिबरल एक का प्रिंस लेके जाएगा और एक की जनता लेके जाएगी। सर हमने तो ये चीज़ देखी। ठीक है, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। जिन लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़ा, मेजरली उन्होंने सब कुछ बता दिया कि 3 देशों की बात हुई है, मेजरली ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। मेजरली अफगानिस्तान में डिस्कस हुआ है। आफ पाक का रीजन, तो ये 3 कंट्रीज अगर आप देखो, आफ पाक, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। की कॉन्सेप्ट इज दिस कि यहाँ पर स्कॉलर जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि भाई 2022 में जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं ये हमें दोबारा ले जाते हैं 1979 में। सो इफ यू सी दीज 3 कंट्रीज, इन सभी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे थे 1979 में। किस तरह के चेंजेस? 2 तरह के चेंजेस थे, एक सोशल और दूसरा पॉलिटिकल। और क्योंकि इनमें से एक में चेंज आया था 1979 में, तो बाकी में भी चेंज देखा गया था। राइट नाउ ईरान में जो मूवमेंट है वो किसके नाम से शुरू हुई थी? क्या नाम बताया आपने? पता है ये नाम सबको? ठीक है, ये हिजाब मूवमेंट जो आप कह सकते हो वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ एक हिजाब को लेकर ये पॉइंट था, क्योंकि ईरान इज अ बिट कंजर्वेटिव पॉलिटिकल अप्रोच रख रहे हैं इसके ऊपर लीडर्स। सऊदी अरब ने खास बात ये देखी, जो कि एक किंगडम है वो थोड़ा सा लिबरल होते दिखा, जहां उसने मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS, उन्होंने पहले क्या किया, ड्राइविंग राइट्स दी और धीरे धीरे करके वुमेन को राइट्स बढ़ाई हैं। कंपेयर टू दैट इन दोनों को साइड ही रखो, ये अलग ही दुनिया के प्राणी हैं। पहले इन दोनों पे आते हैं। ठीक, ईरान वाज अ मॉडर्न सोसाइटी इन 1979 मोर और लेस, क्योंकि जो उस टाइम की रिजीम थी, ही वाज अ सेकुलर लीडर। ईरान वाज मोर और लेस सेकुलर। ठीक है, एक कंट्री इस्लामिक है वो दूसरी बात हो गई, उसके अंदर शरिया लागू है वो दूसरी बात हो जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं वो। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ईरान वाज मोर इन कोहर्ट्स विद किसके साथ था? यूएसए के साथ था। तो यूएसए के साथ था ये, और सेम उसी पॉइंट पे सऊदी अरेबिया वाज आल्सो अलोंग विद यूएसए। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने मिस करी पढ़ते टाइम, वो ये थी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई कैसे सऊदी अरब ने पहले ही देख लिया उस टाइम में कि अगर हम ईरान की तरह करेंगे, ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, तो जो क्लरिक्स है हमारे खिलाफ भड़क जाएंगे। सो दे हैव टू प्लेकेट द कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। सो कोई भी स्टेट जब होता है उसमें जो डीप स्टेट होता है, जो मोनार्की होती है, दे ट्राई टू एंश्योर कि उनकी लेजिटिमेसी बनी रहे। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक रिलेटेड टू IR, पर सेक्शन जो आप थ्योरी की पार्ट पढ़ते हो वहां पे दिखता है आपको लेजिटिमेसी कोई स्टेट कैसे बनाता है। सो इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन लेजिटिमेसी, यू कैन ऑलवेज पॉइंट आउट कि कैसे अभी सऊदी अरेबिया टू एंश्योर दैट देयर लेजिटिमेसी सस्टेन्स, दे आर ट्राइंग टू
give to create a more liberal order in the society in some measures compared to what ईरान जो रूलरशिप है उसको लग रहा है कि भाई काम नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्लेरिक्स पावर में है. दे वांट टू एंश्योर कि और प्यूरिटन इस्लाम हो, सो दे आर नॉट रेडी टू गिव दोज राइट्स. नतीजा क्या होता है, आपकी एक फुटबॉल की टीम जो है वो कहती है कि भाई हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे. इट्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट योर एथिक्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा बनता है कि फुटबॉल टीम जिनको डर ये था कि कहीं उनकी गर्दन ना काट दे ईरान में. हाँ, 300 लोगों को फांसी दी है ईरान ने पिछले 1 सालों में. सो उन्हें ये डर था कि फुटबॉलर्स को फांसी ना मिल जाए. सो इट शोज दैट हाउ मच स्ट्रेंथ दे हैव शोन. एक मेंस फुटबॉल टीम, बिकॉज ईरान को देखा कैसे जाता है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वुमेन्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया था, पर वहां वो स्टैंड ले रहे हैं. इट शोज दैट हाउ इवन while you're doing your duty you can use your platform to create awareness. ठीक है. ईरान की फुटबॉल टीम ने ईरान का नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनके साथ जो महिलाओं के साथ में हो रहा था हिजाब के केस में, तो उसमें क्योंकि लोगों को फांसी भी दी गई, तो वो उस चक्कर में दे स्टूड अगेंस्ट देम. तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि ऐसा कहा जा रहा था कि ईरान में ये लोग जब वापस जाएंगे तो मे बी वहाँ की रिजीम उनको फांसी ना दे दे इस बात के लिए. हाँ, एज इट इज लिख सकते हो, पर वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ. ऐसे नहीं कि आपको पता है तो हमने डाल दिया. बट इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ शोइंग हाउ समटाइम्स कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है. समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टैंड. मोरालिटी एक पॉइंट होता है और वैल्यूज दो चीजें होती हैं. सो वैल्यूज और मॉरल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सो हो सकता है एज अ फुटबॉल टीम द वैल्यूज आर सच कि इसको आपको पॉलिटिक्स को बाहर रखना है स्पोर्ट्स से, बट देन व्हाट आर द मॉरल्स. तो मतलब एथिक्स के डायमेंशन में आप डिस्कस कर सकते हो कि मोरालिटी या वैल्यूज या जो सिस्टम है कैसे आप उसका यूज करते हो, जो आपका पर्सनल लेवल का की चीजें होती है. यहां पर आपको दिख रहा है कि सोसाइटी जैसे चेंज होती है, अगर वैसे स्टेट अडेप्ट नहीं करेगा सो इट विल लीड टू रेवोल्यूशन. ये बात किसने कही थी? एरिस्टोटल ने कुछ रेवोल्यूशन के बारे में बोला था. हाँ, तो ये कुछ वहीं जा रहा है घूम के कहानी. तो हर रिजीम वो करती है, अगर वो नहीं करेगी तो रेवोल्यूशन हो जाएगा. एक रिजीम जो ऐसा नहीं कर रही है वो है चाइना. तो वहां आपको क्या दिख रहा है? हाँ ठीक है, आपको वो भी कर सकते हैं. तो लेजिटिमेसी के लिए रोल सारा प्ले होता है. लेजिटिमेसी का की कॉन्सेप्ट है. तो नाउ व्हाट विल यू पिक डिपेंड्स ऑन किसकी लेजिटिमेसी वहां चाहते हैं आप. ईरान और सऊदी अरब का जो इंटरनल का पॉलिटिक्स है, एक शिया लेड ग्रुप है, एक शिया कंट्री है, एक सुन्नी कंट्री है. इन दोनों कंट्रीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग पावर स्ट्रक्चर पे अलग आता है, लेकिन सोशल लेवल पे सोसाइटी एक ही तरह से बिहेव करती है, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो चाहे वो कंजर्वेटिव सोसाइटी हो. तो कोई भी पावर होल्डर हमेशा लेजिटिमेसी बनाना चाहता है. यहां पर इंडिया के लिए क्या स्कोप है? वो छोड़ो, आईआर का नहीं पूछ रहा मैं. जो सोसाइटी लेवल पे अभी जो आर्टिकल में डिस्कस हुआ, मेनली हिजाब का इशू, वुमेन राइट्स का इशू, वहां इंडिया के पास क्या ऐसी चीज है जो किसी और कंट्री के पास दुनिया में नहीं है? लेवरेज इन दोनों कंट्रीज को लेकर. नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी सुन्नी पॉपुलेशन किस देश में है? पाकिस्तान के बाद. इंडिया में. पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में. हाँ, शिया इज हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर ईरान इज इन इंडिया. सो शिया पॉपुलेशन भी, सुन्नी पॉपुलेशन भी, बोथ मेजरली इंडिया में ही है. सो वुमेन राइट्स ऑब्वियसली इंडिया में सऊदी अरब और ईरान से ज़्यादा ही है वुमेन के पास इंडिया में. और डिस्पाइट जहाँ भी आप देख लो, तो इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस. सो कैन वी यूज दिस मॉडल एज ए टूल ऑफ क्रिएटिंग कन्वर्जेंस विद दिस कंट्रीज? ये आंसर लिखना थोड़ा खतरनाक हो सकता है. ठीक है, पॉइंट पे आ रहा हूँ. क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि जब आप फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ोगे तो हर स्टेट ना, जो भी खासतौर पे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ वुमेन आर द होली काउज. ठीक है, आपको जंग लड़नी है, औरतों के नाम पे लड़ो. देश बचाना है, औरतों के नाम पे लड़ो. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और यहाँ आपको तालिबान का एग्जाम्पल तीसरा दिखता है, जहाँ क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का एक्सेस बंद कर दिया, पब्लिक फ्लॉगिंग कोड़े मारे गए. ठीक है. सो देन अगेन अ सोसाइटी जिसने बोला था तालिबान ने विल गिव इक्वल वुमेन राइट्स, ये वो, तो वी कैन सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. सो इज इट गोइंग टू रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू अफगानिस्तान ओनली, जो अभी अफगानिस्तान में हो रहा है? ये पाकिस्तान पक्का जाएगा, क्योंकि बॉर्डर ओपन है. पाकिस्तान में जो क्लरिक्स हैं उनको लिखेगा भाई इधर कर रहे हैं उधर भी करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ भी स्प्रेड होंगी. सो ये इज एन एग्जाम्पल कि कैसे नेबरहुड में जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उसको सॉल्व उस हिसाब से करना होता है. सो अफगानिस्तान में जो सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी है? मतलब तालिबान है वहाँ रूल कर रहा है. तालिबान को कौन हेल्प कर रहा है? आईएसआई और पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वहाँ बॉर्डर के में. इकोनॉमी की हेल्प नहीं करनी होती. आपको हेल्प करने का मतलब होता है आप
डीप स्टेट उसका हेल्प करेगा, यानी हथियार प्रोवाइड करा दिए, प्रोटेक्शन दे दिया, जब अमेरिका गोली मारने आया तो अपने देश में छुपा लिया, दीज टाइप ऑफ हेल्प्स। सो वो जो हेल्प मिल रही है, तो जो क्लरिक्स हैं पाकिस्तान में, दे विल ऑल्सो फील एम्पावर्ड कि ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। ठीक है, मैन एवरीवेयर वांट वन थिंग फॉर श्योर, सब्जुगेट वुमेन, मतलब नॉट एवरीवन बट हाँ कंजर्वेटिव मैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, पैट्रियार्की इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड ही होती है। सो दे विल ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन, अच्छा ये कर रहे हैं हम भी यही करेंगे, अब भाई स्कूल जाना छोड़ दो। सो दैट इज हाँ एग्जैक्टली दैट इज वाई कि आपने उनको गोली मार दी सर में। तो डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है कि क्रिएट इक्वालिटी। बाकी जगह ये होती है कोई भी स्ट्रक्चर में आप जाओ तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वन ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग पावर ओवर द अदर, तो वो चीज़ें शिफ्ट होके जाती हैं। सो दिस आर्टिकल हालांकि आईआर के पर्सपेक्टिव में था, पर आप इसको देख रहे हो सोसाइटी की चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो कैसे हिस्ट्री रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल जो मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, वो बात करता है 10 एग्जाम्पल, वो ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल था, जहां उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कैसे मल्टीलैटरलिज्म इशू आता है। किसने किसने पढ़ा है वो आर्टिकल, समझ आया? हाँ मतलब उसमें टर्म्स इतने सारे यूज हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी तो खैर यहाँ पे नहीं है मेरे पास, वो स्क्रीनशॉट में आता है, पर मैं आपको बताता हूँ जो टर्म्स इन्होंने यूज किए हैं। तो रिचर्ड हाच की असल में बुक है, काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, इतना पढ़ना नहीं होता लाइफ, क्योंकि उतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ लिया और आपको लगा काम का है, तो उसमें क्या छांट के अपने पास रख लेना है। मतलब ही इज सेइंग कि 10 लेसन्स फ्रॉम द रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑफ हिस्ट्री? रिटर्न ऑफ हिस्ट्री मीन्स हम ऐसा मानते थे कि अब जो दुनिया में जंग नहीं होगी, क्योंकि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसने ये देखा कि भाई चाइना इंडिया पे अटैक भी नहीं कर रहा फुल स्केल, क्यों? इंटरडिपेंडेंस है। हाँ, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विल लीड टू पीस। राइट, आपने यूरोप का एग्जांपल देख लिया, फंक्शनलिज्म की बात कर ली, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का देख लिया, आपने देखा। हाँ, तो ये आपने नॉर्मल थ्योरी बना ली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत से एग्जांपल हैं और हमने थ्योरी में यही पढ़ा है कि भाई यही होता है। इसे एक आर्टिकल में इन्होंने ऐसे 7-8 एग्जांपल दिए कि चीजें काम नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रशिया की भी थी, यूरोप के साथ अटैक करने से नहीं रोक पाए। सैंक्शंस एज ए टूल इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस। तो अगर मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है तो मुझे 4-5 एग्जांपल के लिए दिख रहे हैं कि हाउ रशिया यूक्रेन वॉर इज चेंजिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर और हाउ इट विल इंपैक्ट द यू कैन से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और द वे स्टेट्स इंटरैक्ट। ये हेडिंग हो गई। इसके नीचे मुझे एग्जांपल दिखा, पहले लिखा है कि वॉर वाज कंसिडर्ड टू बी ऑब्सोलीट। इट इज नॉट ऑब्सोलीट इवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड। कहा था कि गोरे लोग अब नहीं लड़ेंगे, मतलब ये बाकियों का है, गोरे नहीं लड़ते आपस में, तो गोरे अभी भी लड़ रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट। तो वो कह रहा है कि ही इज लाइक कि वट एवर अ मार्केट ओरिएंटेड कंट्री माइट बी, कितना भी पावर में आप इकोनॉमी को ग्रो कर लो, मार्केट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द मार्केट इज, इट इज स्टिल बिलो स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट चाहेगा तो मार्केट को कुर्बानी दे सकता है। वो रशिया ने दी है मार्केट की कुर्बानी, चाहे वो गैस पाइपलाइन को लेकर हो, चाहे वो सैंक्शन को लेकर हो, चाहे बिजनेस खोने को लेकर हो। रशिया डिड दिस, उन्होंने मार्केट की चिंता नहीं की। नॉर्मली हम जो वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें बात की जाती है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी। एक बार आपने ट्रेडिंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है कि जो देश ट्रेड करते हैं आपस में जंग नहीं करते, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। पर वो हमें दिख रहा है भाई ऐसा तो नहीं, रशिया तो जंग करने को तैयार है। तो पहला पॉइंट वहां आता है, सो यू कैन जस्ट राइट इट, एक पॉइंट आ गया। दूसरा इज दैट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंस है, इट विल स्टॉप वॉर, वो खत्म हो गया। यू हैव एन एग्जांपल टू कोट देयर। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको थ्योरी में कैसे यूज करना, उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इन्होंने सबका एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल दिया था उन्होंने इंटीग्रेशन। तो इन्होंने कहा था कि एक पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट करेगी, तो कोई भी कंट्री में कुछ होगा तो उसका असर दूसरी कंट्री के ऊपर होगा। तो इन्होंने कहा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। अब चाइना को देख लो, आपने इंटीग्रेट कर लिया यूरोप से, चाइना पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। स्टिल व्हाट वी आर सेइंग, चाइना इज तो चाइना अभी भी ओपन मार्केट, एक मार्केट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, बट इसका मतलब नहीं कि सोशल चेंज वहां पर आ रहा है। तो ये जो डिबेट है कि पॉलिटिकल सिस्टम और रिप्रेसिव होता जा रहा है। हमें कहा जा रहा था पहले कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट होगी, चाइना की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होगी, चाइनीज लोग दिखेंगे अच्छा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे काम करता है, डेमोक्रेसी ऐसे काम करती है, तो लोगों को पता लगेगा हमारी भी राइट्स हैं, दे विल राइज अप। पर ऐसा चाइना में नहीं हुआ, उल्टा अभी जो गवर्नमेंट और रिप्रेसिव होती जा रही है। ठीक है,
हाँ, वो थ्योरी जो कहती है वो भी फेल हो रही है यहाँ। तो ये लेसन, उस अगला पॉइंट तो और अच्छा लगा था मुझे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की रेलेवेंस खत्म हो रही है। देखो इनका कहना है कि जो मैं आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ क्या है ये। Integration, which has animated decades of Western policy towards China, has also failed. This strategy rested on the belief that economic ties, along with cultural, academic, and other exchanges, would drive political developments. Again, economic ties, along with cultural, academic, and other exchanges, will drive political developments rather than vice versa. इससे political development आएगी, political development से ये सब नहीं आएगा, ठीक है। Leading to emergence of a more open market-oriented China, that would also be moderate in its foreign policy. कि कहने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक टाइज बढ़ रहे हैं कल्चरल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, उसके बाद चाइना के साथ आपका टच हुआ, यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का, चाइना फिर उसको देखेगा, कहेगा कि हमें डेवलपमेंट करनी है, अपनी इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने हैं, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडरेट रखेगा, यूरोप के साथ झगड़े नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो चाहे वो कम्युनिस्ट रिजीम ही क्यों ना हो, उसको भी डेवलपमेंट चाहिए। सो दे विल फोकस ऑन दैट। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज अ फ्लॉ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस तरह से हो रहा है, एग्जीक्यूशन इंटीग्रेशन का सही तरीके से नहीं हो रहा है, कि चाइना's political system is becoming more repressive, its economic system is more statist, and its foreign policy is growing more assertive. तो वो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था कि इंटीग्रेट कर लो, जो अभी हम इंडिया चाइना में पढ़ते आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस आर्टिकल का आप कहीं भी कोट कर सकते हो इंडिया चाइना में। रिचर्ड हास criticizes and says that it also has limits, integration और economic interdependence also has limits. So ये पॉइंट उठाया आपने अपने उस नोट्स में, एक ऐड डाल दिया, आपको पता है कंक्लूजन में जब आपको चाहिए दोनों साइड, तो एक साइड का आर्टिकल आप कोट कर सकते हो। एंड फाइनली फोर्थ, इकोनॉमिक सैंक्शन का तो पता ही है आपको कि काम नहीं करते। पांचवा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि इट्स टाइम टू रिटायर इट। क्यों? रशिया का यूटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन किसी काम का नहीं है। आपने बोला इंटरनेशनल कम्युनिटी बनेगी, चीजें सॉल्व करेगी। हर देश के पास एक वीटो है जिसका इस्तेमाल करके कम्युनिटी को कहीं भी रोक सकते हैं वो। सो थिंग्स आर नॉट ऑपरेटिंग द वे इट शुड। लेकिन इज इट रियली, या मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया है? मतलब स्कॉलर लास्ट में कह भी रहे हैं कि इतनी बातें क्रिटिसाइज करी, लेकिन ऐसा नहीं मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया। उसका प्राइम एग्जांपल है कोविड के टाइम में जो दुनिया एक साथ आके इससे लड़ रही थी। अ सिंगुलर कंट्री वुड नॉट हैव बीन एबल टू सस्टेन दैट। सो दैट यू सी कि अच्छा ये भी पॉइंट दिया गया ना, तो वहां पर जहां आपको दिख रहा है एग्जांपल के तौर पे, आप मल्टीलैटरलिज्म में कहीं भी एग्जांपल दे सकते हो कोविड वाला, राइट। एंड सिक्स्थ वन इज डेमोक्रेसीज फेस देयर ओन शेयर ऑफ चैलेंजेस। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि अथॉरिटेरियन रिजीम अगर है तो उसके पास चीजें इजीली हो जाती हैं, दे कैन हैंडल थिंग्स इजीली कंपेयर टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उल्टा हो रहा है। चाइना से बड़ा अथॉरिटेरियन स्टेट कौन है? ईरान में लोग मर रहे थे कोविड में, चाइना में भी लोग मरे बहुत अच्छे नंबर्स में, और कंपेयर टू दैट डेमोक्रेसीज हैंडल इट बेटर, ठीक है। सो वो जो एक ये बायस होता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम होगी तो वो ज्यादा फंक्शनलिस्ट होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी, दैट मिथ गॉट ब्रोकन ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस और द पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। सो इट्स एन एग्जांपल यू कैन पुट इन डेमोक्रेसी, यू कैन पुट इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और एक अच्छा टर्म था इसमें स्प्लिंटर नेट का, मतलब सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसीज को लाइज मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो स्प्लिंटर नेट इज अ गुड कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर सकते हो। एज रिचर्ड हास टॉक्स अबाउट स्प्लिंटर नेट कि ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेट और उसकी जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो लोगों को मेंटली हैक कर रही हैं। तो ही गिव्स एग्जांपल ऑफ वहां पे ब्रेक्सिट का दिया जाता है, या फिर नॉर्थ कोरिया एंड चाइना और रशिया हैकिंग अमेरिकन इलेक्शंस और क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल सच से। तो वहां पर आप टिकटॉक या फिर जो हुआवेई का एग्जांपल है, हुआवेई जिसे हवाई भी कहते हैं यहाँ पे, वो कंपनी उसका जो हटाया गया, ये एग्जांपल दे सकते हो। एंड देन फाइनली देयर इज स्टिल अ वेस्ट। रियलिस्ट अभी तक मरे नहीं है। वो जो वेस्ट का अलायंस था वो है, अगर वो नहीं होता तो कल $2 बिलियन $1.5 बिलियन नहीं देता अमेरिका यूक्रेन को। वो नहीं होता तो कल तक खत्म था यूक्रेन, कब का रशिया के कब्जा कर चुका होता। सो व्हाट वी बिलीव दैट वेस्ट इज गॉन इज अ रॉन्ग थिंग। यूएस हैज नॉट डिक्लाइन टू द एक्सटेंट पीपल इमेजिन इट हैज। उसका और एग्जांपल क्या है? उन्होंने क्वाड का एग्जांपल दिया है, ऑकस का एग्जांपल दिया है। दीज आर एग्जांपल्स व्हिच शोकेस दैट वेस्ट इज स्टिल अलाइव एंड इट कैन स्टिल कंटेन चाइना। नाउ इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस बिटवीन दिस मल्टीलैटरल ग्रुप्स एंड दीज वेस्ट सेंट्रिक ग्रुप्स, क्योंकि इंडिया सिर्फ वेस्ट के साथ ही नहीं है, इंडिया ग्लोबल साउथ वाले ग्रुप के साथ भी है, जैसे ब्रिक्स, एससीओ, ठीक है। तो यहां पर आप उधर भी कोलैबोरेट कर रहे हो, I2U2 वहां भी आप साथ में हो। सो ऑन दीज लेवल्स इंडिया कैन बैलेंस बिटवीन। और नाइन्थ, यूएस लीडरशिप इज एसेंशियल टू, यूएस लीडरशिप कंटिन्यूज टू बी एसेंशियल। तो वही बात है, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ किंडलबर्गर ट्रैप फॉर चाइना, जो हमने डिस्कस किया था। यूएस नहीं होगा तो लीडरशिप नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर हमने देखा दुनिया तबाही की कगार पे पहुंच गई थी, क्योंकि यूएस वाज ट्राइंग नॉट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
a great power has to take the responsibility and some measures. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो स्कॉलर है भाई अमेरिकन थिंक टैंक के राइटर है, तो अमेरिका के गुणगान करेंगे नेचुरल है, तो विल बी बायस्ड अगेंस्ट रशिया, बट ये पॉइंट है एंड इट इज हम्बलिंग दैट फी ऑफ द सो इट ऑल्सो सेज दैट वट एवर हैपन्स द हिस्ट्री हैज रिटर्न। तो ये सब बातें पहले की जाती थी 1990 से पहले कि स्टेट पावरफुल है, इकोनॉमिक टाइज सेकेंडरी है, मल्टीलैटरलिज्म अच्छा है पर आपको फिर भी स्टेट पावरफुल होना चाहिए, वेस्ट का अलायंस इंपॉर्टेंट है, ईस्ट का अलायंस इंपॉर्टेंट, अलायंसेस की पावर है, मल्टीलैटरलिज्म काम करता है पर हर जगह काम नहीं करता। ये सब बातें 90 से पहले की जाती थी, क्योंकि 90s के एंड में फिर आपकी एंड ऑफ हिस्ट्री वाली डिबेट आती है। सो हिस्ट्री हैज नॉट एंडेड, इट इज रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। जो स्टेट की पावर है, स्टैटिस्ट पावर है, ऑथोरिटेरियन रिजीम की पावर है, वो सब दोबारा लौट के आ रही है। सो दिस आर्टिकल गोज वेल विद योर पॉलिटिकल थ्योरी वाला एग्जाम्पल जो चैप्टर आप पढ़ते हो, प्लस इट गिव्स यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, किसी भी देश के केस में। सो एक आर्टिकल पढ़ा, एक पेज के नोट्स बने, दिख गया कि हाँ ये कई जगह सीधे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे कई भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिखे यूज इट। ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल ही छाप देना, 5 ही 10 कीवर्ड निकले इसमें से। स्प्लिंटर नेट का पॉइंट अच्छा लगा तो हमने लिख लिया वो कि डेमोक्रेसी फेस दिस थ्रेट, पर ये पॉइंट आईआर का नहीं है, पॉइंट वहां होना चाहिए जहां पे डेमोक्रेसी के नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो होता है इंटरनेट एडिटोरियल से आप ऐसे उठाते हो कंटेंट जो आपको उठाना होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब 1979 वाला पॉइंट जो था वहां पे उठाने लायक कुछ ऐसा क्लियर कट नहीं था, वो ये अच्छा है कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे सोसाइटी काम करती है, स्टेट कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। सो यू रीड दिस, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता, पर आपको एक समझ आ गई, अच्छा ये भी चीजें यहाँ चल रही हैं। तो थोड़ी सी आपको ईरान की हिस्ट्री पता लग गई, थोड़ी सऊदी की हिस्ट्री पता लग गई। हाँ वही, वो भी मॉडरेट था, उसने अपने आप को इस्लामाइज करना शुरू किया जानबूझ के, उसने और वहां भी एलिमेंट्स को पुश करना स्टार्ट किया ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो रिलीजन में उलझी रहे, ज्यादा मॉडर्न ना हो जाए। अब उन्हें दिख रहा है उल्टा एडजस्टमेंट करना, तो उल्टा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक कोट है एलेक्स डी टॉक्वेल का कि टिरेनीज व्हेन दे आर एट देयर बेस्ट, टिरेनीज आर वर्स्ट व्हेन दे आर एट देयर बेस्ट। कहा जाता है कि दे आर नॉट वर्स्ट व्हेन दे आर एट द वर्स्ट। मतलब कोई अगर टिरेनी है, फॉर एग्जांपल ईरान की बात कर लो, ईरान की हालत बहुत खराब है। टिरेनी मतलब होता है कोई एक लोग जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हर कुछ होती है, बट टिरेनी मतलब एक हथौड़ा लेके कोई बैठा हुआ है, डिक्टेटरशिप। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा पावर है कि सब कुछ कंट्रोल किसी एक मोनार्की के पास में, जो कि लोगों के हित में काम नहीं कर रहे। सो एक कुछ ग्रुप के पास सारी पावर है। सो टिरेनी इज नॉट वर्स्ट व्हेन इट इज एट देयर वर्स्ट। मतलब ईरान अभी एक टिरेनी है, मान लो नॉर्थ कोरिया एक टिरेनी है, वो अभी उतना बुरा नहीं है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के खाने के पैसे नहीं है, ईरान के पास बहुत सी सैंक्शन से समस्याएं हैं। ईरान इससे भी बदतर तब होगा जब ईरान अपना बेस्ट होगा, मतलब ईरान की इकोनॉमी जब पुश कर रही हो, चीजें बेटर चल रही हो, तब ईरान दिखाएगा किस हद तक खतरनाक वो हो सकती है वो टिरेनी। तब आपको खुमानी बताएगा कहां तक वो जा सकते हैं। जैसे अभी चाइना आपको दिखा रहा है कि उन्होंने बुद्धिज्म तो खत्म कर ही दिया, मस्जिद भी तोड़ दिए, वो कुरान भी एडिट कर चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। दैट इज बिकॉज द इकोनॉमी, देयर टिरेनी वाज एट देयर बेस्ट, सो दे वर एट देयर वर्स्ट। सो इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ सॉल्यूशन। तो जो भी कोई टायरेनी होती है वो जब अपना बेस्ट परफॉर्म करती है इन इकोनॉमिक इंडाइसेस, उसी टाइम में वो अपना वर्स्ट जो होती है वो भी लोगों के सामने लेके आती है। कोई कौन कंफ्यूज बचा इसमें से, ये बताओ। चाइना में बुद्धिज्म फॉलो करता है ना? नहीं, चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसमें लोगों ने इंश्योर किया था कि जो भी रिलीजियस चीजें वो समाप्त हो जाए। दे बिलीव एथिज्म को फॉलो करते हैं मेजरली। सो हाँ, तो एंटी रिलीजियस स्टांस, तो वो कॉन्सेप्ट होता है डाओइज्म और टाओइज्म। दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिलीजन, दैट इज मोर लाइक अ फिलोसफी। और वो भी अब इन्होंने पुश किया जब इनको कुछ दिख नहीं रहा सॉफ्ट पावर बनाने के लिए। सो इट्स लाइक दे आर एंटी रिलीजियस, रशिया एंड चाइना। हाँ, अब नहीं कर रहे क्योंकि वो अब कह रहे हैं गौतम बुद्ध वहीं पैदा हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि अब चाहिए सॉफ्ट पावर, जनता में चाहिए ना। कॉन्फ्यूशियस की बात कर लो, डाओइज्म तो भाई चाहिए होता है। अब आप कोई भी कार्टून देख लो उनका, जो मतलब चाइना से जो फिल्में बन गया नहीं, वो एकदम बुद्धिस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ क्यों दिखा रहे हैं बुद्धिस्ट? साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट है, तो वहाँ दिखाएंगे भाई हम ही तो है। नेपाल को इसी बात से दुखवाते कि उन्होंने फिल्म में दिखा दिया बुद्धा वहाँ पैदा हुए हैं। तो भाई इंडिया का अलग कॉन्सेप्ट, चाइना अलग क्लेम कर रहा है। तब हाँ, दैट दे हैव टू हैव द कल्चरल हेजेमनी एज वेल। तो वो एक उनके पास सॉफ्ट प्रॉब्लम है, सॉफ्ट पावर की, जो बाकी देशों के पास नहीं है। जैसे इंडिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, उनके पास बहुत सारी सॉफ्ट पावर का इशू है। दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर देम। हाँ देखो, अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं तो जब आप किसका एग्जाम्पल दो, किसी गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई अगर आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब लेट्स से हमर टाइप कुछ भयंकर सी गाड़ी है,
वो सबसे खतरनाक तब होती है जब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे होती है। एक हमर बेस्ट परफॉर्म करती है जब वो 150, 200, 250 पे चल रही है। जब वो 250 पे चल रही है उसके आगे जो आया वो गया। सिमिलरली वो कुचलने को तैयार बैठी होती है और स्पीड इतनी अच्छी होती है कुचल के निकलेगी, एक बार सोचेगी भी नहीं। स्पीड कम हो तो शायद उसको भी धक्का लग सकता है, इतनी स्पीड में इतनी पावरफुल गाड़ी है उड़ाते हुए चली जाएगी, उसका काम उड़ाना, उड़ा के जा रही है वो। सिमिलरली एक टिरनी क्या करती है, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको कुचल के निकल जाएंगे। सबसे अच्छा तब कुचलेंगे वो जब उनके पास ढेर सारा पैसा और पावर हो। हाँ, स्टालिन का एग्जांपल लिया था एग्जैक्टली, जब उन्होंने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रशिया ने दिखा दी कि भाई लेनिन ने, उसके बाद जो मिरेकल कहते हैं उसको यूएसएसआर का, कि इतने लोग गरीबी से निकाल के बाहर ले आए आप, जो देश बुरी हालत में था, दे गॉट टू एन इंस्पिरेशनल लेवल। उसके बाद पुश हुआ टू द पर्च, ठीक है। तो वही एग्जांपल है चाइना वाला भी, और आप देख सकते हो हर जो वो होती है वो ऐसे ही करती है परफॉर्म। सो ये दो आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया आप लोगों को। जो सवाल ये था कि भाई कहाँ से नोट्स का क्या सिस्टम रखना है, तो आर्टिकल पढ़ लिया, जो अच्छा लगा उसमें कुछ पॉइंट छाड़ ली। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ढूंढते फिरो टॉपिक्स, क्योंकि मुझे पता था कि 2 टॉपिक हिस्ट्री वाला है, वो हिस्ट्री वाला है, अमेलगमेट करेगा। इन्होंने 2 इंसिडेंट कंपेयर किए 2022 को 79 से, वहाँ उन्होंने 10 लेसन्स बताए जो हमने देखे इस साल नहीं उभरते हुए। सो यू कैन सी कि मल्टीलैटरल ऑर्डर कैसे बदल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल उसका आंसर है, ग्लोबल चेंजेस जो हम देख रहे हैं इस एक साल में। 10 एग्जाम्पल दिए, 10 एग्जाम्पल आप आंसर्स में लिख सकते हो। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपके सेपरेटली कहीं भी यूज हो सकते हैं। 10 के 10 पॉइंट कहीं भी जा सकते थे। हाँ, ईस्ट तिमूर बताऊंगा, अभी बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में घुसेंगे हम लोग, वो अलग कहानी है, साथ डिस्कस करेंगे तब उसके साथ चलेंगे। वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। हाँ, तो वो देखेंगे थाईलैंड का, वो जब सार्क कवर, अभी हम साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे तब उसके ऊपर जाएंगे। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी ज़्यादा, जो काम का नहीं था, पर आप लोग आई होप समझ आ रहा होगा पॉइंट में क्या। तो मैं जो अखबार के बारे में, एडिटोरियल के बारे में कह रहा था कि चीज़ें बिल्ड होने के बारे में। अच्छा, हाँ, अच्छा लगा, और पढ़ना कोई बात नहीं। तो आप हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू में अच्छी बात है, हिंदू भी पढ़ो, अगर आपको समझ आ रहा है तो हिंदू पढ़ो, कोई बात नहीं। इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में कोई भी पढ़ लो। पॉइंट ये है कि आपको सिराज अमन के आर्टिकल्स पढ़ने ही चाहिए, कि वो मतलब आंसर्स में हर जगह कोट होते हैं, हर जगह लिखा जाता है, तो वो आर्टिकल कम से कम पढ़ लो। ज़्यादा नहीं करना, ट्विटर पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो नहीं करना, सिराज अमन टाइप मारो, अपने आप सारी लिस्ट आ जाएगी आर्टिकल्स की। ज़्यादा अगर एक्सेस नहीं मिल रहा तो मैं बता रहा हूँ, ब्रेव ब्राउजर पे जाओ, डाउनलोड कर लो, 5-10 MB की फाइल होगी, स्पीड रीडर का ऑप्शन उसमें आता है, जब दिखाए ब्लॉग स्पीड रीडर दबाओ, खुल जाएगी पूरी। तो उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना चीज़ों को पढ़ने के लिए। वो भी अच्छा, वो कर सकते हैं। नहीं, आप पढ़ सकते हो। एडिटोरियल कुछ और होता है, कॉलम कुछ और होता है। एडिटोरियल आता है, अखबार का पन्ना होता है ना, उसमें लेफ्ट साइड में जो होता है वो एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल अखबार वाला लिखता है, जो एडिटर्स हैं वो लिखते हैं। वो सिराज अमन का कॉलम है, वो एडिटोरियल नहीं है। तो आपको कॉलम्स पढ़ने होते हैं एक्सपर्ट्स की, किस पे क्या बात कर रहे हैं। तो अगर अमर सेन का कोई आर्टिकल आ रहा है, या फिर लेट्स से जॉर्ज रे का कोई आ रहा है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट्स हैं। सो अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि आप। सिराज अमन का पिछले हफ्ते आर्टिकल आया था, हाँ, वो था क्वेश्चन ये वाला, 1979 रिटर्न ऑफ, हाँ, एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट का टॉपिक था, रिटर्न ऑफ हिस्ट्री वाला, वो वाला भी दो आर्टिकल्स दिए थे मैंने। एक बार वेबसाइट खोलो, ठीक है, अगली बार ओपन फ्रॉम इनकॉग्निटो मोड, दोबारा खोल लो। ये साइट खोलेंगे हम तब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम साइट खोलना हमें एकदम पढ़ने की आसानी हो। अब के 2 घंटे तो साइट खोलने में लगाएंगे, 4 घंटों से समझेंगे। नहीं, उतना क्यों करना है, एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं तो उसमें उतनी टेंशन क्यों लेनी है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। मैंने बोला खोलो, मतलब सारे आर्टिकल थोड़ा ना पढ़ने हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। यू हैव टू क्रिएट जो आपको हेल्प करे आंसर्स में, तो वो कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं बस, सारे नहीं। सो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उस वेबसाइट के, जो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास टाइम है पढ़ने का, जैसे मेट्रो में जा रहे हो, कुछ नहीं करने को, तो इंस्टाग्राम चलाने के बजाय वो पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप में से कोई चला रहा है तो। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका की खास बात क्या है कि भाई इसकी है लोकेशन। अब देखो यहाँ है, ऊपर वाला हिस्सा है नदर्न श्रीलंका, नीचे वाला हिस्सा है सदर्न श्रीलंका। जितने भी आप चीजें पढ़ते हो, हम्बन टोटा, कोलंबो, ये सब यहाँ पर है, इधर, हाँ, यहाँ पर है ये सारे, कोलंबो, हम्बन टोटा, यहाँ रीजन है, ठीक है। ऊपर जो रीजन है नॉर्दर्न श्रीलंका का, वो है जाफना, जहां पर था LTT का बेस,
LTT एक ग्रुप थी जो कि तमिल टाइगर्स का ग्रुप था, जो कि तमिलियंस के लिए फाइट कर रहा था। वो उनका जो तमिलियन है श्रीलंका में वो मेजरली नॉर्थ में रहते हैं, और जो सिन्हलीज हैं वो इधर साउथ और नीचे की तरफ हैं। इसी देश में एक और बात यह है कि जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ कोलंबो में और कुछ नॉर्थ ईस्ट में बसते हैं। मेजर कम्युनिटी स्टिल सिन्हलीज एंड तमिल्स। तमिल इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो वो हिंदूज भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं। सिन्हलीज आर मेजरली बुद्धिस्ट, ठीक है, प्लस इसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो इस एरिया में रहते हैं। तो श्रीलंका में 3 लेवल पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी प्रेजेंटली। एक जो कॉन्फ्लिक्ट हम काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज तमिल वर्सेस सिन्हली, जो कि लैंग्वेज का इशू भी है और कल्चर का इशू भी है। रिसेंटली एक नया मुद्दा यहां उठ के आया है, ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी, अगर आपको याद हो श्रीलंका में। ईस्टर के दिन आईएसआईएस ने आकर यहां पे बॉम्बिंग कर दी थी, एक चर्च को उड़ा दिया था, तो बहुत लोगों की मौत हुई थी वहां। सो उनकी टूरिज्म को भी बहुत हैम्पर किया था। उसके बाद देखा जा रहा है कि यहां पर एक जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो भी झेल रहे हैं काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सिन्हली ग्रुप, जो मेजोरिटी में है। हाँ, जाफना ऊपर है, ये नॉर्दर्न की साइड में, इधर जाफना ऊपर पड़ता है। एक बार ये क्लियर मिल गया ना आपको कि जाफना ऊपर पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ उससे क्या चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ये समझ लो ऊपर वाला एरिया जहां नॉर्दर्न श्रीलंका, यहाँ जाफना था, यहाँ वो इलाके थे जहाँ LTT स्ट्रांग थी, श्रीलंका यहाँ कमजोर थी। हाँ, मेजरली इंडियन तमिल जो है साइड रहते थे, नीचे नीचे आपके वो लोग रहते। तो इसलिए आपको पता है कि जंग चल रही है और इंडिया क्रिकेट मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच कैसे खेल रहा है। इंडिया टेस्ट मैच यहाँ खेलता था कोलंबो के पास, लड़ाई ऊपर चल रही होती थी, ठीक है। तो नॉर्दर्न श्रीलंका ऊपर है, जहां पर आपका LTT का बेस था, जहां पर जाफना था, जहां पर श्रीलंकन स्टेट का कंट्रोल नहीं था। नीचे इज योर नॉर्मल कोलंबो, हम्बनटोटा, ये सारे कैंडी का इलाका, ये सारा नीचे है, ठीक। अब यहाँ तमिल्स वर्सेस सिन्हली की लड़ाई है। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं इस्लामिक जो लोग यहाँ आए थे कुछ, क्योंकि आइलैंड है तो कई लोग बस गए वहां पर। ईस्टर बॉम्बिंग के बाद आईएसआईएस का थोड़ा बड़ा 1-2 एग्जाम्पल देखने को मिला टेररिस्ट अटैक का। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये 2 साल पहले हुआ था, हाँ 2019 में हुआ, दो साल पहले, 22 है ना, 1 साल और बढ़ा दो, 3 साल पहले, 19 दिसंबर में हुआ था मे भी, हाँ दिसंबर के आसपास हुआ। तो वो जो अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम्स को भी फेस करना पड़ा डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी, की उनको लग रहा है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वो जो मेजॉरिटेरियनिज्म है श्रीलंका में वो राइज कर रहा है काफी ज्यादा। सिन्हलीज आर इन मेजॉरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सॉर्ट ऑफ। तमिल्स आर इन माइनॉरिटी, तमिल्स यहां पर ज्यादा कंसेंट्रेटेड है नॉर्दर्न श्रीलंका में, ठीक। अब देखो यहां चल रही है सिविल वॉर, काफी समय से चल रही थी, जिसका आपको नाम पता होगा, आई थिंक प्रभाकरन। LTT मतलब लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर फ्रंट, जो तमिल एलम की बात करते थे कि हम अपना अलग एक तमिल एलम, तमिल देश बनाएंगे यहाँ पर ऊपर के रीजन में। हाँ, उसको लिट्टे कहते हैं हिंदी में, LTT लिट्टे, और ये ऊपर अपना एरिया बनाने की बात कर रहे थे, ये क्लैरिटी है। अब अगर यहाँ जंग होगी तो यहाँ समुद्र के आसपास क्या होगा? हाँ, व्यापार नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, तो जितने बीचेज हैं सब बेकार पड़े होंगे, कोई जाएगा नहीं वहां। दुनिया में पहले सुसाइड बॉम्बर्स यहीं से शुरू हुए थे। पहला प्लास्टिक बॉम्ब इन्होंने बनाया था जब राजीव गांधी पे हमला किया था। सो अफगानिस्तान ने इनसे सीखा बाद में, ये पहले थे पायनियर्स सुसाइड बॉम्ब बनाने के। इसके केस में है कई सारे टेक्स हैं जो ऊपर, जो की कॉन्सेप्ट इज दे स्टार्टेड इट, सुसाइड बॉम्बिंग, ये सब यहां से स्टार्ट हुई। ये एरिया जो है ये होगा पूरा अनस्टेबल, तो यहाँ श्रीलंकन नेवी भी नहीं होगी ज्यादा, ना ही यहाँ पर कोई ज्यादा कोई विजिलेंस होगा, यहाँ कोई फिशिंग भी नहीं करेगा। यह है कैंडी का स्ट्रेट, इसे कहते हैं स्ट्रेट, मतलब पता है जो वो जमीन लग, हाँ ये है स्ट्रेट। ये है, अब यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट, हाँ स्ट्रिप, हाँ ये है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ है बहुत सालों से स्टेबिलिटी, यहाँ बहुत सारे फिशरमैन जिनके पास है बड़े बड़े शिप्स, इन्होंने बहुत सालों से मछली मारी, अपने इलाके की सारी मछलियां मार ली। वहां दिख रहा है भाई कोई नहीं बैठा हुआ है, उनको मारनी है मछली, आराम से यहाँ से आके फिशिंग कर रहे हैं। खूब फिशिंग करी इन्होंने 2009 तक, जब वहाँ पे इंस्टेबिलिटी छाई हुई थी। हाँ नीचे कुछ 1-2 आइलैंड है, तो ये एरिया तो मेरी पूरा डिस्टर्ब हुआ था, तो इस पूरे इलाके में खूब ये लोग फिशिंग करते थे, इंडियन फिशरमैन। जब श्रीलंका में स्टेबिलिटी आई तब वहाँ पे नेवी वहाँ पे आ गई, तो यहाँ हो गया फिशरमैन का इशू कि भाई इंडियन फिशरमैन मछलियाँ मार के ले जा रहे हैं। सो उन्हें कुछ को अरेस्ट कर लिया, कुछ को मारना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक बड़ा इशू बन गया। और एक आइलैंड भी था, ठीक है,
कुचिप द्वीप ऐसे कुछ नाम है, मैं सही प्रोनाउंस नहीं करा के देखेंगे उसका नाम। तो उस आइलैंड को अचानक से पहले इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था गुडविल मेजर, एक नया आइलैंड बना था पानी, कच्चतीवु, हाँ कच्चतीवु नहीं कच्चतीवु। तो वो कच्चतीवु वाज आइलैंड जो नया नया बन के आया था कि भाई आइलैंड दिख रहा है नया उभर के आया है, इंडिया ने कहा चलो श्रीलंका को दे देते हैं, और इंडिया ने वो दिया था गुडविल मेजर। और ये कोशिश की गई थी कि भाई आइलैंड देंगे पर ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स जो इंडियंस के पास है वो इंडिया के पास रहेगी। लेकिन वहां भी मुद्दा स्टार्ट हो गया कि इंडियन फिशरमैन को पकड़ने लग गए, वो मछलियां मारने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो वो फिशरमैन वाला इशू जो है कहीं उसका श्रीलंका से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लोग बैठे हैं देख रहे हैं यहाँ मछलियाँ कम है, वहाँ बहुत ताज़ा ताज़ा मछलियाँ हैं, हम इधर की सारी मछलियाँ मार चुके हैं, चलो वहाँ भी मछलियाँ मार के आते हैं। तो यहाँ की जो लड़ाई थी इसका फायदा यहाँ के मछुआरों को हुआ, मतलब इंडियन फिशरमैन को हुआ बेसिकली, जो तमिलनाडु के थे। इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी, टूरिज्म घटा रहेगा, सब प्रॉब्लम रहेगी, सारा कुछ यहाँ कंसंट्रेट है इस साउथ के रीजन में। तो यहीं आपको मेजर इन्वेस्टमेंट दिखती है। तो कोलंबो का पोर्ट, हम्बनटोटा का पोर्ट, सब यहीं पे स्टैब्लिश्ड है। दिस इज हाउ द ज्योग्राफी प्लेज आउट, ठीक। अब देखो अगली कहानी, ये आपको मटारा, यहाँ पर एयरपोर्ट बना रहा है इंडिया एक, ठीक है। ये रहा गॉल, फेमस क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर एक फेमस बीच है, इट्स लाइक ब्लू बीच, पानी नीला है यहाँ का। ये रहा हम्बनटोटा। अब हम्बनटोटा आप देखो, यहाँ पर हम्बनटोटा है, यहाँ आपका कोलंबो है इस रीजन में, ठीक है। कोलंबो हम्बनटोटा दो रीजन देख रहे हो आप। ठीक है, कहने का मतलब ये रीजन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये रहा जाफना ऊपर, ठीक है। तो यहाँ बेस था, तो इस रीजन में फिशिंग तो होगी नहीं, यहाँ पर युद्ध चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी सारे आप देखो, कैंडी का रीजन यहाँ पर है, यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ रन कर रहे हैं। अब देखो कनेक्टिविटी क्या होगी भाई, वो समुंदर है बीच में, वो आपका श्री राम सेतु है, राम सेतु जो जिसे कहते हैं एडम्स ब्रिज सो कॉल्ड। तो ये जो देश की स्थिति है, ज्योग्राफी, समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रहा था, इधर है तमिलसार मेजरली लिविंग, लड़ाइयाँ यहाँ चल रही थी, इसलिए फिशरमैन का इशू, इसलिए यहाँ पर मुद्दा है। अब जो है वो मुद्दा खत्म हो चुका है, श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को हरा दिया और पूरी एरिया पे कैप्चर कर लिया, नवा डेमोक्रेसी स्थापित हो गई। कब से 2009। अब मुद्दा यहाँ क्या आ रहा है, इन सब के बाद यहाँ पर आ गया 2009 के बाद जब एलटीटी गई तो एक नया दोस्त आया, ठीक है। इन्हें दिखा यहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रोथ की, जो इनको नहीं दिख रही थी। श्रीलंका वहाँ उनको दिखा कि भाई यहाँ क्यों ना एक पोर्ट बना लें यहाँ इधर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक मेजर पोर्ट है, कोलंबो इज अ बिग पोर्ट। कोलंबो इंडियन पोर्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा पोर्ट है, क्योंकि जो भी मेजर शिप्स हैं जिनको इंडिया जाना होता है वो कोलंबो क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ से जब शिप्स आते हैं कोलंबो जाते हैं, फिर यहाँ अनलॉक करके फिर वो या इधर गए या इधर गए या फिर इधर से घूम के इधर से गए, जहाँ भी गए। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बन रहा है यहाँ पे, दो कंटेनर, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल अडानी के हाथ गया अभी। पॉइंट ये कि कोलंबो का पोर्ट यहाँ पर है और यहाँ से अनलोडिंग होती है बड़े शिप्स की, बड़े शिप्स यहाँ लगते हैं, एक नेचुरल हार्बर कोलंबो का, तो बड़े बड़े शिप्स आते हैं यहाँ लगते हैं, फिर उनसे सामान निकल के छोटे शिपों में जाता है। ट्रांसिट जब होता है तो श्रीलंका को फीस मिलती है, इट मेक्स अ बिग रोल इन देयर इकोनॉमी। अब श्रीलंका को यहाँ है और पास में है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये रहा, ठीक है। यहाँ श्रीलंका है, यहाँ देख लो इंडियन ओशियन है, तो इंडो पैसिफिक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर श्रीलंका सिचुएटेड है। अब हम्बनटोटा जो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे ही आके चाइना प्लेस होता है, दे गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। क्यों? यहाँ से आप के पास पूरा समंदर है नीचे का इलाका, आप अफ्रीका का रीजन देख लो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख लो, वहां आप देख रहे हो बाबल मंदेब, ठीक है, ऊपर यहाँ, ठीक है, बाबल मंदेब। तो ये इन सभी एरियाज पर आप ढंग से नजर रख सकते हो। और इंडिया के पास पावर क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार है, जहां से आप इजीली मलक्का पे कंट्रोल कर सकते हो। तो श्रीलंका ने एक यहाँ पहले बेस बना के रखा हुआ है, एक बेस यहाँ बना के रखा हुआ है, एक बेस उन्होंने यहाँ खोजा हम्बनटोटा में बना ले, कि हमारी जो अगर सबमरीन्स है श्रीलंका में भी आ पाए तो इंडिया पे अच्छे से कवर कर पाएंगे हम चीजों को। सो दिस इज हाउ द रोल ऑफ श्रीलंका एज अ आइलैंड, बीइंग अ टाइनी आइलैंड, स्टिल अ वेरी रेलेवेंट आइलैंड, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। तो अगर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी जाना है तो आप यहाँ से गुजरोगे, स्टे ओवर करोगे, तब जाओगे। अगर आपको इंडिया के लिए जाना है तो यहीं से श्रीलंका के पास है, हाँ नहीं, तो वो हम्बनटोटा को बनाया था श्रीलंका ने अंडर देयर प्रोविजन BRI कॉरिडोर के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक बड़ा सा पोर्ट बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, यहाँ बहुत सारे शिप्स आएंगे, एक नया पोर्ट होगा, लोग आएंगे, व्यापार करेंगे, आपको बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मैं दे देना किस्तों में।
हाँ, तो इन्होंने सोचा कि इलेक्शन में वोट भी मिलेंगे, नया पोर्ट बनाएंगे। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां दोनों भाई ही हैं, अपोजिशन में पोजिशन में, राजपक्षास, महिंद्रा राजपक्षास और दूसरे का क्या नाम है भाई बताओ, गोटाबाया राजपक्षा। तो ये दोनों राजपक्षास आर लाइक ब्रदर्स और उनका होम टाउन इसी रीजन में पड़ता है। मेजरली सारे जो लीडर्स हैं उनका होम टाउन यहाँ पड़ता है इस रीजन में। तो यहाँ इन्होंने कहा कि भाई एक और पोर्ट बनाते हैं, बड़ा सा डीप वाटर पोर्ट। लेकिन जब आपके देश में ऑलरेडी थोड़ी दूर पर एक पोर्ट है जो सालों से चल रहा है, जो इंडिया के ज्यादा करीब है, तो लोग यहाँ क्यों आएंगे? ये पोर्ट बना लेकिन वायबल नहीं हुआ, क्योंकि बीआरआई वायबिलिटी पे फोकस नहीं करती है। तो इन्होंने ये पोर्ट बना दिया, अब रेंट चुकाना है, वो दे नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा लोन चाइना से ले लिया है कि अपना 98% जो इनके पास कमाई हो रही है वो लोन का इंटरेस्ट चुकाने में जा रही है। तो पैसा है नहीं कुछ करने का। तो चाइना ने कहा भाई पैसे दो, नहीं दे सकते तो पोर्ट दो हमें। तो 99 साल की लीज पे ये हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया गया। किसको? अब चाइना बोलेगा हम यहाँ क्या करेंगे, बस हमारे शिप्स आएंगे, फिर लीज दे दिया। हाँ, वहां क्या होता है कि जो चाइना जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता उस डॉक्यूमेंट में, वो उसको घुमा के अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। बाहर बता सके क्या है उसका। पहला क्लॉज ये कि डीएनडी क्लॉज होता है, डू नॉट डिस्क्लोज। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को खुद ही नहीं पता पाकिस्तान ने क्या एग्रीमेंट चाइना के साथ किया है। ठीक है, वो अगर आप बोलते हो तो फिर आपकी सरकार से आप चले जाओगे। हाँ, कुछ नहीं पता किसी को, तो वो बात ही इसी बात पे होती है। तो वो इनको लगा वोट मिलेंगे, इन्होंने कर लिया यहाँ, अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो यहाँ गए फंस। ठीक है, तो रेलेवेंस क्यों हम्बनटोटा में? उनका कहना हम बस यहाँ शिप्स अपने उतारेंगे। शिप्स ही उतार रहे थे, फिर एक दिन सबमरीन आ गई, क्या पता अगले दिन वॉरशिप आ जाए चाइना की। हाँ, वो सब नॉर्मल है कि रिसर्च करेंगे, ट्रेड करेंगे, बस यही काम है। तो यहाँ अगर आप आगे बैठे हुए हो तो इंडिया के तो बिल्कुल आप सर पे आ चुके हो। एक बार जवाहरलाल नेहरू आई गेस या कोई और लीडर थे, वो स्टालिन से मिलने गए थे। तो एक अच्छा एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था शायद, हाँ, कि उन्होंने देखा कि अच्छा ये इंडिया का मैप है, ये नीचे क्या है, का ये श्रीलंका है, क्यों है ये? हाँ, इज व्हाई इज इट क्यों है भाई, ले लो भाई, क्या ही जरूरत है इसमें, अप फॉर ग्रैब्स है। मालदीव्स का ये था कि मालदीव्स बहुत छोटी जगह है, सही बात है, होना तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। डी को ग्रेशियो में अमेरिका बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ अमेरिका बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, उस टाइम में 1979 में, तो वहां उन्होंने, बताता हूँ अभी आएंगे उसके ऊपर। पॉइंट ये है कि अभी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोकेशन आज ही तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो जब यूएसए यूएसआर का युद्ध हुआ था तब ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पॉइंट। इस लोकेशन की वजह से चाइना यहाँ आया बीआरआई के अंदर के थ्रू। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का प्राइम एग्जांपल हम्बनटोटा पोर्ट। बहुत ज़्यादा डेट हो गया, डेट चुकाने के लिए पैसे नहीं है, करेंसी गिर चुकी है, ठीक है। इनके साथ अभी वर्तमान में समस्याएं क्या थी कि दे आर अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टू थिंग्स, टी एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। टेक्सटाइल्स बहुत जाते थे श्रीलंका से, लेकिन टेक्सटाइल में जो उनका मार्केट था वो खा गया बांग्लादेश और कुछ हद तक इंडिया और अब वियतनाम भी। तो इनको बहुत हिट वहां लगी थी कि इंटरनेशनली टेक्सटाइल में जो इनका मार्केट था, क्योंकि इंडिया वियतनाम दे आर नॉट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बांग्लादेश इन्हीं के लेवल पे आके कम्पीट कर रहा है, जबकि इनसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सो दे गेट द सेम लेवरेज एज श्रीलंका। सो उनका मार्केट शेयर खा गए वो। पहले आप शर्ट्स वर्ट खरीदते तो वहां लिखा था मेड इन श्रीलंका, वहां सब जगह मेड इन बांग्लादेश आ गया। सेकंड थिंग, ये टी बेचते थे और इनकी फार्मिंग में कमोडिटीज इंपोर्ट बहुत होता था। ये जो टेक्सटाइल का मार्केट था वो वाला ना, ये एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से। ये एक एलडीसी लीज डेवलपिंग कंट्री है, मतलब एक तरह से जो इनको रिबेट्स मिलती है जीएसपी प्लस वाली, वही रिबेट इंडिया को नहीं मिलती कई देशों में, लेकिन वही रिबेट बांग्लादेश को मिलती है। सो दे आर कंपीटिंग ऑन सेम टर्म्स, कस्टम्स उनको और इनको कम लगते हैं। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का साइज बड़ा है, लेकिन वो कैटेगराइज्ड इन्हीं के कैटेगरी में होती है। सो इनको मार्केट से आउटबिड कर गई वो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीप लेबर बांग्लादेश में, स्वेट शॉप्स चलती हैं। सो दे आर टुक अवे अ लार्ज मार्केट शेयर ऑफ श्रीलंका। दूसरा, चाय। चाय के साथ ऐसा केस है कि चाय का कोई गारंटी नहीं होती कितना प्रोडक्शन कब होगा, सो वो स्टेबल था। तीसरी बड़ी चीज इनके लिए टूरिज्म, जो मोस्टली पुश करती थी। अगर आप देखो ना इंडिया के बीच और आप देखो अमेरिका के बीच या यूरोप के बीच, तो आपको देखा यूरोप के बीच में पानी वो रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, नीला रहता है और नीचे आपको जमीन दिखती है। इधर कहीं भी चले जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, इंडिया किसी बीच में चले जाओ, आप काला दिखेगा, कीचड़ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर आप गुजरात के बीच में जाओ तो आपको लगेगा भाई कीचड़ में आ गए, वो दलदल जैसा लगता है वो, ठीक है। तो वो यहाँ जो ये बीच है गॉल का, इट इज लाइक ट्रांसपेरेंट, मतलब मोस्ट द क्लीनेस्ट बीचेस इन साउथ एशिया। सो गोवा में भी उतनी बीच क्लीन नहीं है जितना श्रीलंका में। आ रहा हूँ, सब्र रखो, ठीक है। तो टूरिज्म इनका एक की एस्पेक्ट था, बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं,
ठीक है, चीजें ठीक है, इन्होंने चाइना से लोन लिया, दे रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, कोविड आ गया। उसके पहले ईस्टर बॉम्बिंग हो गई, तो जो बॉम्बिंग में लोग मरे, इतने ज्यादा लोग मरे कि क्रिश्चियंस थे उनको टारगेट किया गया, इनकी टूरिज्म बुरी तरह हिट हुई। फिर कोविड आ गया, टूरिज्म खत्म हो गई टोटल। उससे 1 साल पहले इन्होंने एक विचार किया कि क्यों ना हम अपने आप को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाएं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक मार्केट में हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स हम उसको करें और वो मार्केट कैप्चर करें, और प्लस हमारी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। तो इन्होंने ऑर्गेनिक में स्विच किया, नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन हो गया डाउन कंप्लीटली। हाँ, तो जो जहां वो, हाँ बिल्कुल, फर्टिलाइजर भी सब कुछ ऑर्गेनिक, ठीक है, स्विच कर लिया सीधा। इनको एडवाइजर्स ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक का जो मार्केट है वहां बहुत ग्रोथ है, वहां का मार्केट कैप्चर करेंगे, ये तो हम खरीद ही लेंगे कहीं और के थ्रू। तो एक ही लेवल पे टूरिज्म चला गया, टेक्सटाइल चला गया, ठीक है, प्लस आपकी जो कमोडिटीज थी जो आप खुद से ग्रो भी करते थे वो भी खत्म हो गई। सो अब इनको ढेर सारा चाहिए था पैसा फॉर खाने का सामान। हाँ, टूरिज्म खत्म हो चुका है। तो टूरिज्म जब होता है तो टूरिज्म की खास बात ये होती है कि इनके साथ यूरोपियंस बहुत आते थे और इंडियंस भी जाते थे, तो वो लाते हैं डॉलर्स। टूरिज्म ब्रिंग्स क्विक डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। तो जैसे ही डॉलर्स आएंगे तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छा रहता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस नहीं आती। टूरिज्म नील पे चला गया ड्यूरिंग कोविड, तो बिल्कुल ड्राई अप हो गया रिजर्व, और इनको बहुत सारे इंटरेस्ट पे करने होते थे। इंटरेस्ट आप पे करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो डॉलर्स आने बंद है, जाना और बढ़ गया। सो क्या होगा, इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई, ठीक है। क्राइसिस से निकालने के लिए उन्होंने लोन किससे लिया, चाइना से। भाई लोन लो अब और इंटरेस्ट दो। तो एक पॉइंट आ गया कि जितना भी कमा रहे 85% आपको लोन में ही चुकाना है। सो इट्स लाइक उसी टाइम में आपने फार्मिंग में जो एक्शन लिया वो गलत हो गया, और आपके पास फिर पैसे ही नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है जो आप तेल खरीद पाओ। सो इसलिए इंडिया प्रोवाइडेड देम ऑयल और जो बेसिक कमोडिटीज हैं। पर कोई भी देश कितना लोन देगा? आईएमएफ ने बोला कि भाई हम आपको तभी लोन देंगे जब इंडिया आपको लोन देगा, यानी उसको लगे कि भाई इंडिया को लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ ऑप्शन है पैसे वापसी के, तो इंडिया लोन दे रहा है तभी हम लोन देंगे। हाँ, तो वो तो होता ही, कोई भी कुछ फ्री में नहीं देता, ठीक है। तो वो इनके साथ एग्रीमेंट इंडिया ने भी किया कि भाई, इन्होंने कहा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि मेजर कई सारी चीजें इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, तो इनको उतना नुकसान नहीं करेंसी स्वैप। पर इंडिया इनसे कुछ बहुत, जो इनकी करेंसी है वो डॉलर में देने के बजाय इंडियन करेंसी में डील करेंगे। हाँ, इंडिया का सामान खरीद लेंगे, तो उससे डॉलर्स आए नहीं तो फ्लक्चुएशन का इशू कम रहता है। ये कहानी चल रही है श्रीलंका में, और इसी साथ इतनी त्रासदी घट गई, कोविड आ गया, कमोडिटी खत्म हो गई। देखो फॉर एग्जांपल, मैं और आप बात करते हैं कि आज से हम कागज में ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं आपको कागज में लिख के दूंगा साइन के साथ, ये मेरा काम है, ये ले जाओ। तो आपको चाहिए 10,000 रुपये उधार, मैं 10,000 इंडियन रुपीज़ देने के बजाय आपको 10,000 कागज पे अपने साइन करके दे दूंगा। वो एक ही बैंक में चलेंगे, मेरे बैंक में। तो वो चलाने कहाँ जाओगे आप? हाँ, तो मेरे पास जो सामान होगा बेचूंगा, आपको लेना है तो लो, वरना बैठे रहो, ठीक है। अगर आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना करा सकते हो, ठीक है। तब 10,000 रुपये लेके जाओ, $1 मिलेगा उसके बदले में। तो आप सो कहाँ जाना, इसी से ले लेती हूँ भाई, सस्ता सामान मिल रहा है। तो वही बात है। तो क्योंकि इनकी रिलायंस बहुत है इंडियन इकोनॉमी पे, सो दे कैन डील विद रुपीज। डॉलर है वो ट्रेड कर रहा है, इंडियन रुपी के लिए सर 12-13 कंट्री हैं वो एग्री हो गई कि अब इंडिया का रुपया। देखो क्या है कि अभी चल रहा है सैंक्शन का दौर। ईरान पे लग गया सैंक्शन, रशिया पे लग गया सैंक्शन, और इन सब वेनेजुएला पे लगा हुआ सैंक्शन, और इन सब को चाहिए कोई एक आउटलेट कि और पैसे कहीं से डील करें। तो वो तब तक चलता है जब तक आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जब तक आपसे मुझे सामान चाहिए तभी तक आपकी करेंसी में डील करूंगा मैं। जब आपसे कुछ लेना ही नहीं है तो आपकी करेंसी ले क्या करूंगा मैं? हाँ, ईरान के साथ, हाँ बिल्कुल वही बात है कि इंडिया ईरान के साथ जब था ना, करेंसी स्वैप इस बात पे हुआ था कि इंडिया तेल खरीदेगा, आप चावल खरीदोगे। रशिया के साथ कुछ है ही नहीं, इंडिया से क्या खरीदेंगे वो? हम तो ऑयल इंपोर्ट कर लेंगे, वो क्या खरीदेंगे इंडिया से? उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है करेंसी स्वैप में। तो श्रीलंका तो इज रिलायंट ऑन इंडिया, इज एन इंडियन रीजन, दैट्स व्हाई इट इज मोर सक्सेसफुल। बांग्लादेश के साथ है, इनके साथ है, दे आर मोर लाइक कॉम्प्लीमेंटैरिटी। पॉइंट ये है कि जब इतना कुछ है तो भाई आम जरूरत के टाइम में भी आपका सार्क जो है, ये जो साउथ एशियन लेवल पे आपने कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप क्यों नहीं बनाया हुआ? क्योंकि पाकिस्तान वाला इशू है, क्योंकि आपने ट्रस्ट की कमी है। सो ये एग्जांपल है कि श्रीलंका को आपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दिया, और ये अब चाइना ने भी लोन दिया, इंडिया ने भी लोन दिया, तब जाके अभी थोड़ी इनकी स्थिति नॉर्मलाइज हुई है। ये अभी होगी इनकी वर्तमान स्थिति, ठीक। इसी में फिशरमैन वाला इशू आ गया, आइलैंड वाला इशू आ गया, ये मुद्दा है। पर सारी कहानी इनकी है स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर, ठीक।
अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, क्यों ये है बहुत इंपॉर्टेंट। जो है दो मेजर ऑयल शिपिंग रूट्स, ठीक है, तेल निकलता है वहां से, ये जाता है कोलंबो, सीधा बीच में आ रहा है, इधर से जाओगे तब भी श्रीलंका, इधर से जाओगे तब भी श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया जाना है श्रीलंका से जाओगे, इंडिया जाना है श्रीलंका से जाओगे, तो वहाँ शिप्स रुकते हैं, रिफ्यूल करते हैं, या फिर वहाँ से फिर आपके जो आपके डिस्पर्स होता है आइटम यहाँ से होता है बाकी जगहों के लिए। तो ये कहानी है इन टर्म्स ऑफ हाउ श्रीलंका की लोकेशन को वो कैसे लेवरेज करते हैं, श्रीलंका खुद कैसे लेवरेज करता है। तो वो ऑयल शिपिंग लेन्स जो है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हम्बनटोटा हो गया और शिपिंग लेन तो है ही है, ठीक। तो ये इसकी हो गई बात। अब देखो इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये काम की चीज़ नहीं है पर देख लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना है। गॉल में एक पोर्ट है, हम्बनटोटा का पोर्ट है, कोलंबो का पोर्ट है, यहाँ पर आपके 2 टर्मिनल वाला पॉइंट यहीं पर आ रहा है लोकेशन वाइज। अब आगे बढ़ो, गॉल में हाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं मेजर इश्यूज, ये तो हो गए ज्योग्राफी की बात। अब श्रीलंका के मेन मुद्दे क्या, पहला मुद्दा है एथनिक इश्यूज का। यहां पर इंडिया में आता है फेडरलिज्म का मुद्दा भी, कि इंडिया के श्रीलंका में क्या इंटरेस्ट है। तो अगर इंडिया का मैप देख रहे हो तो यहाँ क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है और डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी इसमें समाहित है। हाँ, तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में अगर आपको ब्लू इकोनॉमी बनानी है तो श्रीलंका का रोल बड़ा होगा। जैसे हमने देखा बांग्लादेश के केस में, तो ब्लू इकोनॉमी में बड़ा रोल ये प्ले कर सकता है। सो यू नीड देम टू एंश्योर कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से हो, और उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। जो हमने देखा बांग्लादेश के केस में भी, क्या हम उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते टू मेक अ मोर कोहेरेंट साउथ एशिया, क्योंकि इनके पास कुछ चीज़ें नेचुरली हैं जो इनकी लोकेशन या डीप सी पोर्ट। सो आइदर यू कैन कोलैबोरेट विद देम और यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग ऑन योर ओन। सो अगर आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर पाओ, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म ढंग से कर पाओ, तो उनकी लोकेशन का फायदा आपको भी मिल सकता है। सो दैट इज हाउ श्रीलंका को लेकर चीजें हैं। पर एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि श्रीलंका की लोकेशन, श्रीलंका की हिस्ट्री, कल्चर सब जुड़ा हुआ है। कल्चर का कोई एग्जांपल है आपके पास, कैसे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से थोड़ा और पीछे जाओ, पूरे 10 साल वाला एग्जाम्पल आपके पास, रावण भाई, पूरा का पूरा रावण है, ठीक है, लंका की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो वो कल्चरल लिंकेजेस है। फिर आप रावण से थोड़ा आगे आ जाओ तो बुद्धिज्म, ठीक है। कौन सा बुद्धिज्म चलता है श्रीलंका में? महायान या हीनयान या वज्रान्य? वज्रयान, हाँ ठीक है। तो महायान, हीनयान, वज्रयान, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। भूटान में क्या चलता है, तिब्बत में क्या चलता है, इंडिया में क्या चलता है, श्रीलंका में क्या चलता है, हीनयान, महायान, वज्रयान, की कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो बुद्धिज्म है इट इज अ बिट डिफरेंट देन जो साउथ ईस्ट एशिया में फॉलो होता है। तो आप होमवर्क करो भाई, सब मैं थोड़ा बताऊंगा, करके आओ थोड़ा काम। हाँ मैंने बताया हुआ है 1.5 घंटे की वीडियो से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, श्रीलंका एग्जाम्पल। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो बुद्धिज्म यहाँ फॉलो होता है, अगर आप कभी भी बौद्ध गया जाओ तो वहां आपको हमेशा वीडियो, हाँ ठीक है, बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे ही नहीं, कई जैनिज्म बुद्धिज्म एक हॉट टॉपिक, उससे क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लेना अच्छे से हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ पढ़ के मत जाओ, ये करके जाना होता है बुद्धिज्म जैनिज्म। यहां पर है आपका बौद्ध गया। इफ यू गो टू बौद्ध गया यू सी वन सेट ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर्स विच इज श्रीलंकन्स। तो वहां जैपनीज और श्रीलंकन आपको बहुत दिखते हैं। बौद्ध गया क्या है भाई, क्या हुआ था वहां? हाँ एनलाइटनमेंट हुई थी। सो यू सी अ लॉट ऑफ श्रीलंकन्स देयर, रीजन बीइंग दैट वो उनके लिए बड़ा होली प्लेस माना जाता है। और वो एक पेड़ यहाँ श्रीलंका में भी लगाया गया था। कौन लेके गया था, किसी को याद है कुछ? उनकी बेटी, किसकी बेटी? काटा बनने के बाद भी एक पेड़ लगाया गया था, वहीं से पेड़ दोबारा लाके लगाया गया था, जो उसको काट के गिरा दिया था। तो जो पेड़ वहां लगाया गया था उसी पेड़ का एक तना लाके फिर लगाया गया था बौद्ध गया में, ठीक है। तो कल्चरल हिस्ट्री लिंकेजेस वहां से भी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई भी स्पीच देख लेना, जब श्रीलंका जाते हैं कोई आता है तो मतलब भरी होती है ये कहानियां। तो कल्चरल लिंकेजेस है फ्रॉम द टाइम ऑफ रामायण, बुद्धिज्म, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज बहुत सारी हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम गुजरात एंड फ्रॉम साउथ इंडिया कई लोग यहाँ पे सेटल इन हुए। और असल में पहले ही इंडिया से ही श्रीलंका गए, आइलैंड में तो लोग होंगे नहीं। बट पॉइंट है कि कौन से वाले हैं, तो पॉइंट इज कितने साल पुराने हैं, किसको श्रीलंकन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, कौन इंडियन है उनकी नजर में कौन नहीं है। क्योंकि कुछ तो हिस्टोरिकली पहले आए, कुछ अंडर ब्रिटिश आए थे। सो जो ब्रिटिशर्स के अंदर आए जब श्रीलंका आजाद हुआ तो उनको उनसे बड़ी दिक्कत थी इंडियन तमिल से। तमिल में भी इंडियन तमिल से बड़ी दिक्कत थी। सिनेली भी असल में इंडिया से ही आए हैं, बट इंडियन तमिल से दे हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज, विल गो देयर।
पर पहला कल्चरल समझ आ गया, रिलीजियस समझ आ गया, इंडियन फिल्में इंडियन गाने चलती हैं, ठीक है। हाँ अभी तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ था कोई श्रीलंका, हाँ पता ही है। सो अब तो भाई मनी के माते जो भी आप उसको लिख सकते हो अपने आंसर में कि इट शोकेसेस द एग्जांपल ऑफ कल्चरल लिंकिंग, क्योंकि वो सिंगर फिशर इंडिया में आके गा रही हैं, तो इट शोज की कल्चरल लिंकेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप श्रीलंका जाते हो तो आपको दिखेगा वहाँ फिल्में चलती रहती हैं, गाने इंडियन चलते रहते हैं, उनको बोलना आए ना आए समझ सब आ जाता है। सो इट इज़ लाइक हाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ योर सॉफ्ट पावर प्लेज आउट। तो चाइना, इंडिया ने क्या पैसे दिए इसके लिए, कोई स्कूल खोला नहीं, तो इट इज़ पावर ऑफ सॉफ्ट पावर। तो वो जो अचानक चाइना को बुद्धिज्म याद आ रहा है, वो इसीलिए याद आ रहा है कि भाई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बिना ही चीज़ें आपके पक्ष में चली जाएंगी। तो श्रीलंका इज कल्चरली, सोशली, फिजिकली यानी जोग्राफिकली इज इन्वॉल्व विद, इज इंटरवाइंड विद इंडिया। इंडिया की प्रॉब्लम्स इज अ सॉर्ट ऑफ श्रीलंका की प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ें प्ले आउट हो रही है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, समझ आ गया, सी लेन्स के पास है, समझ आ गया, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, समझ आ गया। चाइना के टाइम में मैंने एक्सप्लेन भी किया था श्रीलंका की रेलेवेंस किया उनके लिए, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले जब वॉर्स यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुई थी तब भी इनका एक रोल था यहाँ पर बड़ा सा, विल गेट बैक टू इट। सो यहाँ इंडिया से जो संबंध है वो तो क्लियर हो गए क्यों है नहीं है। नाउ अभी जो वॉर चल रही है फॉर द इन्फ्लुएंस इन चाइना ऑफ इन चाइना एंड इंडिया, इट्स अ कॉम्पिटिशन टेकिंग प्लेस इन श्रीलंका। सिमिलर हमने देखा नेपाल में, टू कंट्रीज कंपीटिंग विद ईच अदर, नॉट एट दैट लेवल विद बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सॉर्ट ऑफ इज लाइक नॉट ऑन इक्वल टर्म्स बट स्टिल उसके पास कैपेसिटी है। श्रीलंका एंड नेपाल आर वेरी स्मॉल, सो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी। बट क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया श्रीलंका से सीख सकता है, जैसे हाँ काफी अच्छे, उन्होंने मलेरिया खत्म कर लिया, डेंगू खत्म कर लिया अपने देशों से, जो इंडिया अभी तक नहीं कर पाया। सो वुमेन एम्पावरमेंट में इन सब में इंडिया से काफी आगे हैं वो। सो इंडिया कैन टेक 1 or 2 lessons from them on this. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इंडिया ने बहुत सारे रन किए श्रीलंका में ऑलरेडी, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये सब चीजें हैं, जब कोई कंट्री इतनी ज्यादा किसी एक मेजर कंट्री के पास होगी, उससे पहले डर किसी का लगेगा, इसी का लगेगा कि भाई ये देश बैठा हुआ है ऊपर, कुछ भी कर सकता है। इनके पास एक एडवांटेज ये है कि दे आर आइलैंड, तो दे डोंट हैव एनी बॉर्डर इश्यूज विद इंडिया, कहीं से भी शिप्स आए कुछ भी कर सकते हैं ये। तो इंडिया को अगर दुखी करना है ना, सबसे पहले आप जाते हो यहाँ, इंडिया को चाहिए कि भाई कहीं भी जाओ यहाँ नहीं जाने का, ठीक है ठीक है। तो कराची पोर्ट बस मत जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाइना भी देख लेंगे, इधर मत जाओ। तो इनका मुद्दा जब एलटीटी थी तब पाकिस्तान से भी उनको सप्लाई होते थे वेपन्स, ठीक है। अब जमातुद्दवा वहां बैठी हुई है, उसको कश्मीर लिबरेट कराना है, कश्मीर लिबरेट कराते कराते वो रोहिंग्यास के पास भी पहुंच गई वो ग्रुप, हाँ वो यहाँ भी पहुंच गए, वो यहाँ चाइना यूगर्स के पास भी पहुंच गए, वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। सो एक बार खून लग गया तो आपको हर जगह से खून चाहिए, ठीक है, जहाँ भी है। सो चाइना ने बोला भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तब ऑफिस 4 बंद हो गए यूगर वाले। तो वो कहानी होती है कि द श्रीलंका ऑलवेज वांटेड वर इन अ सिनेरियो जहां पर वो थोड़े से इनसिक्योर है रिगार्डिंग इंडिया ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी। सो प्रॉक्सिमिटी विद अ लार्ज नेबर ऑलवेज क्रिएट सम इनसिक्योरिटीज। तो वो प्रॉक्सिमिटी की इनसिक्योरिटी श्रीलंका के पास भी है टुवर्ड्स इंडिया। हाँ जो रिसेंटली सर्वेलेंस का शिप आया था ना चाइना से, हाँ ये तो हम लोग का पोर्ट है, बट हाउ कैन श्रीलंका स्टॉप दैट बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी विद चाइना, नो लाइक इट वाज नॉट दे आर ऑपरेटिंग द पोर्ट, इट डजंट मीन कि जमीन बेच दी उनको, दे कैन स्टिल कंटेन कि भाई क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। जो मिलिट्री शिप्स होते हैं यू स्टिल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट, सोवरेन तो वही है ना, लीज पे लिया जमीन, देश तो वही है ना, दे हैव टू टेक परमिशन कि हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। पर बाद में तो आ ही गया वो शिप, तो कुछ टाइम तक डिले हुआ जब तक इंडिया। देखो ऐसा होता है कि कोई शिप जो कह रहा है ना कि हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो ये नहीं कहता कि हम अपना मिलिट्री शिप लेके आ रहे हैं, हमारे डिफेंस वाले लोग आके खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, बस कुछ नेवी, ये हमारे मर्चेंट नेवी के लोग हैं, व्यापार करने आए हैं। उसमें वो शिप के अंदर क्या होगा किसको पता, ठीक है। रिसर्च के लिए आ रहे हैं, रिसर्च करने आ रहे हैं, दैट्स इट। तो वो कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप बताते हो कि भाई हमारी बात ये है ही नहीं, हम तो कुछ और करने आए हैं। सो वो उस एग्जाम्पल के थ्रू आप शोकेस करते हो कि आप किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो। सो यू डोंट शोकेस कि व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली। रेलेवेंस समझ आ गई हमें श्रीलंका की, कल्चरल रिलेशन समझ आ गई।
अब यहाँ पर है मेजर इश्यूज क्या है श्रीलंका इंडिया के बीच में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ एथनिक क्राइसिस इन श्रीलंका बिटवीन तमिल्स एंड सिनेलीज. श्रीलंका में पहले किसका शासन रहा होगा? ऑब्वियसली, ठीक है, ब्रिटिशर्स की एक प्यारी पॉलिसी होती है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है. हाँ, तो वो इनिशियली माइनॉरिटीज को क्रैप अप करते हैं अगेंस्ट मेजॉरिटी कि भाई ये तो आपको खा जाएंगे, हम सपोर्ट में हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं. दे केम टू श्रीलंका, दे स्टार्टेड एजुकेशन इन इंग्लिश, सिस्टम स्टार्ट हुआ इन्होंने. और वहां पे तमिलियन जो माइनॉरिटी थी, कुछ ये इंडिया से भी लेके गए वर्कर्स वगैरह वगैरह, शिफ्ट हुए थे पिछले 100 सालों में. तो इनको ऐसा दिखा कि ये तमिलियंस हैं, दे आर फार मोर एडेप्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. तो इनको उन्होंने ज़्यादा शेयर दिया पावर का कि भाई कोई बात नहीं, आप आओ काम करो, ठीक है. तो इनको उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कि भाई हाँ ये आके काम करेंगे और यहाँ एजुकेशन का शेयर हो. इंग्लिश लैंग्वेज जब आई तो दे स्टार्टेड गेनिंग मोर एंड मोर पावर इन द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स. मतलब जहाँ भी पावर की बात आती है, दे वर लाइक बंगालीज ऑफ 1905, क्योंकि बंगालीज के पास मेजरली क्या था, so they had more capacity because उन्होंने इंग्लिश पहले सीखी, पहले इन्वेस्टमेंट हुई. सिमिलरली तमिलियंस गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सेस ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स. सो जो मेजॉरिटी है उसको लग गया कि तमिलियंस के पास तो बहुत सारा पैसा है, यही सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं. सो दे वर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट तमिलियंस और तमिल लैंग्वेज भी एज वेल, बिकॉज सिनली इज अ लैंग्वेज एज वेल, राइट. सो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट कि भाई किसी भी तरह से जो मेजॉरिटी है वो भड़क गई थी माइनॉरिटी के खिलाफ. जब वो वहां से गए तब भी जो पार्लियामेंट था या फिर जो पावर शेयरिंग थी उसमें तमिल्स के पास एक कैपेसिटी और एक लेवल ऑफ पावर थे. जैसे ही वो गए तो जो पॉलिटिशियन आएंगे पहले मेजॉरिटी को डराएंगे कि भाई ये माइनॉरिटी सारा पावर लेके बैठी हुई है, इनके खिलाफ भड़काते हैं तो आपको फायदा होगा. तो मेजॉरिटी को एक साथ लाने का सिंपल तरीका, माइनॉरिटी के खिलाफ भड़का दो. इन्होंने भड़काया, दे शिफ्टेड टुवर्ड्स देम. और जैसे इलेक्शन जीतेंगे तो पहले क्या लाओगे आप? सिटीजनशिप बिल. पहले सिटीजनशिप बिल में उन्होंने कहा कि भाई 3 जनरेशन तक का कागज दिखाओ, उसके बाद बात करेंगे. नहीं है तो सिटीजन नहीं है श्रीलंका के. अब कहाँ से लाएंगे भाई उतने कागज 3 जनरेशन की? 1951 की बात है ये. पहला क्राइसिस वहाँ स्टार्ट हुआ. कुछ दिनों बाद इनका मूड और ख़राब हुआ कि ना भाई अब यहाँ पे एक ही लैंग्वेज चलेगी, सिनेलीज, तमिलियन हम चलाएंगे ही नहीं. वो भी मुद्दा स्टार्ट हो गया. तीसरा इन्होंने कहा हो ये होगी सेंट्रल, एक यूनिटरी सिस्टम रखेंगे, फेडरल सिस्टम रखना ही नहीं, सारी पावर रहेगी सेंटर में. जो तमिलियन है वो कंसंट्रेटेड है ऑन नॉर्दर्न एरियाज. तो इसकी वजह से जो फेडरल सिस्टम लाए नहीं तो रिप्रेजेंटेशन तमिल्स का हुआ नहीं. लैंग्वेज की राइट्स छीन ली गई, सिटीजनशिप इंडियन तमिल्स की छीन ली गई, कई लोगों को स्टेटलेस कर दिया गया. सो ये मुद्दा वहीं से स्टार्ट होता है. और हर 1987 1973 में कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, विल डिस्कस दैट. उसके बाद ये मुद्दा और बढ़ता ही चला गया और इवेंचुअली 1980s में जाके एलटीटी खड़ी होती है जो एक आर्म स्ट्रगल शुरू करती है श्रीलंकन स्टेट के खिलाफ. और ये 25 सालों तक चलता है. इसके बीच में इंडियन आई अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगी, राजीव गांधी पे सुसाइड अटैक होगा, उनकी हत्या की जाएगी और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी. ये होती है बेसिक सार की कहानी. ये चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट वॉज नियर तमिलनाडु. लाइक some people who were the fishermen, they used to go there, so they settled there. Some were traders, they went there to trade, they settled there for generations. There was no major incidents of No, there was some during the British period. Some of them saw that there is green pastures in Sri Lanka. There is opportunity to have, मतलब वहाँ ने जंगल भी साफ करवाने हैं, काम भी करवाना है. So some people should, क्या? Obviously tea plantation की बात है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पुश किया था. टी तो थी नहीं पहले, so they needed workers for them, so they took it from श्रीलंका. अब मान लो जो आपके बिहार, उड़ीसा, यूपी के वर्कर्स थे उनको ले गए वेस्ट इंडीज, ठीक है, इधर वालों को लेके आ गए श्रीलंका. तमिल में शिप में भरो, आ जाओ काम करो, दे सेटल देयर. तो वो मुद्दा अलग है. लेकिन उससे पहले भी कई लोग सेटल हुए थे. हिस्टोरिकली सम शिफ्टेड एंड सम विद इन द लास्ट 50 years व्हिच इज शिफ्टेड. तो उनका भी एक अलग डिस्क्रिमिनेशन था. सो देन द ग्रीवांसेस ऑफ तमिल माइनॉरिटीज इन श्रीलंका, फिशरमैन का इश्यूज, ठीक है. श्रीलंका सर्विस सेक्टर में एफटीए करने को तैयार नहीं है. वी हैव एन एफटीए विद श्रीलंका ऑन गुड्स. ये मेजर ग्रीवांसेस हैं श्रीलंका के साथ इंडिया के, ठीक है. अब इंडियन श्रीलंका को कहा जाता है कि इंडिया इज लाइक सेलिंग ऑन 2 boats. 2 नाव की सवारी है. पहली नाव है तमिल वाली नाव, दूसरी है सिन्हाला बोट. क्योंकि आपको सिन्हलीज और जो तमिलियन लैंग्वेज इश्यूज तक आप सॉल्व नहीं करोगे
तब तक देश में सिविल वॉर की स्थिति बनी रहेगी। इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया ने लैंग्वेज इशू को बड़े अच्छे से टैकल किया। कैसे किया भाई टैकल? हाँ, मतलब आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं की, आपने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, अपनी लैंग्वेज लो चलाओ। तो जो तमिल एलएम की डिमांड एलटीटी कर रहा है, ऐसी तमिल एलएम की डिमांड इंडिया में भी हुई थी। आंध्रा में नहीं हुई थी भाई। आंध्रा को तमिल एलएम क्यों बनाएंगे वो? हाँ, आंध्रा में कौन सी भाषा बोलते हैं? हाँ, सही जवाब। मुझे लगा बोलोगे तमिल। ठीक है, तेलंगाना में क्या बोलते हैं भाई? तेलुगु ही बोलते हैं भाई। तेलंगाना कटा तो क्या, वैसे भी वो था भी तो वो तेलुगु ही बोलते थे। इट्स कॉमन लैंग्वेज। सीमांध्रा और तेलंगाना का इश्यू पढ़ लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये बातें तो आ गई कि भाई तमिल और सिन्हाला दो कहानी है। क्यों है भाई? 1 नंबर बोट तमिल बोट, 2 नंबर बोट सिन्हाला बोट, दोनों की अलग अलग डिमांड्स। और अगर आप इंडिया को इसमें लाते हो तो इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन है तमिलनाडु में, विच हैव सम सॉर्ट ऑफ connect with Tamil population because they came from Tamil Nadu, they have their relatives in Tamil Nadu, they have the historical linkages with Tamil Nadu, so naturally they have some sort of, क्या कहते हैं इसको, leverage नहीं, connect, or you can say sympathy towards this group. So it's a politically sensitive issue. और 1960s में इंडिया में भी लैंग्वेज को लेके बहुत विवाद हुए थे। They were rights for the name of language. So वहाँ से भी sensitivity इंडिया में बढ़ी हुई थी and India needed to create some sort of peace in this region. और चाहते थे कि मुद्दा खत्म हो, पर इंडिया अपना मुद्दा खत्म कर सकती है, उनका मुद्दा तो खत्म कर नहीं सकते। So वो चीज़ें वहाँ भी राइज अप होती हैं और ये आगे। हाँ, देश में 2 मेजर ग्रुप हैं। ठीक है, इंडिया को कहते हैं कि इंडिया को दोनों ग्रुप्स के साथ बात करनी होती है। तमिल जो है उनसे इसलिए बात करने की, तो तमिल सेंटिमेंट्स इंडिया में है, प्लस दे वेंट फ्रॉम इंडिया, प्लस उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो दे लुक एट इंडिया एज सॉर्ट ऑफ देयर, जो उनके साथ उनके लिए बात करेगा। सेकंड इज सिन्हाला बोट, उनकी मेजॉरिटी है, श्रीलंका में आपको रहना है तो इनके साथ रहना होगा, पूरा स्टेट है उनका, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांसेस एज वेल। तो इसलिए इंडिया के लिए श्रीलंका में 2 नाव पर सवार करने वाली बात होती है। तो जब बीजेपी आएगी, इनके पास तमिलनाडु में कोई अलाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये श्रीलंका के विरोध में वोट नहीं करेंगे यूएनएचसी में या यूएन में। लेकिन जब कांग्रेस आएगी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब उनको वोट मिला, सपोर्ट था डीएमके का, सो तो मजबूर थे कि अगर इनके खिलाफ कोई यूएनएचसी में आता है तो वो उनके खिलाफ वोट करते श्रीलंका की गवर्नमेंट, क्योंकि तमिलियंस के खिलाफ ये उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन के जब आते हैं उनके ऊपर रिजोल्यूशंस, तो अंडर यूपीए इंडिया वोटेड अगेंस्ट श्रीलंका इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन। Under NDA, they voted against resolution and in support of श्रीलंका। क्यों? क्योंकि इंडिया को श्रीलंका के साथ अभी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो तमिल इशू इज लाइक अ माइनर इशू फॉर द गवर्नमेंट इन प्लेस, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ अलायंस में नहीं है श्रीलंका या तमिलनाडु में। तो फेडरलिज्म की बात आती है, वहां पर देखा जाता है कैसे, तो इसलिए इंडिया को उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। सिनेलीज के साथ नहीं बात करोगे तो भाई श्रीलंका में वही है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यू नीड योर पोजिशन इन श्रीलंका स्ट्रेंथन, वरना चाइना आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इशू। अब देखो पहली बोट, इंडिया नेग्लेक्ट नहीं कर सकता तमिल को। क्यों? एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अपनी, और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। ये वो रीजन जहां ज्यादा तमिल पॉपुलेशन है, यहां पर भी है, पर दिस इज द मेजर पॉइंट। ईस्टर्न प्रोविंस में आप देख लो मुस्लिम 36% है, यहां एक अलग विवाद की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो ये मेजर इलाका था जहां मेन विवाद चल रहा था। सो श्रीलंकन पॉलिटिक्स में तमिलियंस हैव सम से एंड दे विल डोमिनेट, तो इंडिया विल नॉट कंप्लीटली कैन नॉट बी इन अ पोजीशन जहां इंडिया उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दे, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका रोल है, आपको भविष्य में उनका साथ चाहिए होगा। प्लस डिस्ट्रस्ट है तमिल के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंकन्स को ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये फिर अपनी डिमांड करेंगे सेसेशन की, इंडिपेंडेंस की। ठीक, तो वहां तमिल में ये मुद्दा है कि इंडिया को उनको साथ भी रखना है, तमिलनाडु की स्थिति में उनकी हालत भी खराब है। दूसरी वोट आती है जो आती है सिन्हाला वाली, सिन्हाला आर इन मेजॉरिटी। अब बात आती है क्या है इंडिया की पॉलिसी। इंडिया की पॉलिसी 2 नाव पे सवार है, सिन्हाला को भी बात कर रही है, उनके प्रेसिडेंट से भी बात कर रही है, और तमिलियंस को लेकर सेंसिटिव भी है। तो जब आप 2 नाव पे सवार होते हो तो आप नीचे मुंह के बल गिर जाते हो। ठीक है, जो इंडिया के साथ हुआ श्रीलंका में। राइट, इंडिया नाइदर हैड द फुल ट्रस्ट ऑफ तमिलियंस नॉर सिन्हलीज। ठीक,
चाइना, इसको कोई मतलब नहीं चाइना को कि भाई कौन तमिल है नहीं, उसको मतलब है प्रेसिडेंट कौन है, हमारा काम कौन करेगा, हमारे इंटरेस्ट को जो पूरा करेगा हम उसके साथ, आप कोई भी हो कहीं के भी, हमें कोई इशू ही नहीं है उससे. सो दे लुक एट इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव. तो बोथ तमिलियन एंड सिन्हली नो दिस. श्रीलंका हैज नो स्टेक्स इन श्रीलंका अपार्ट फ्रॉम जस्ट देयर ओन इंटरेस्ट. उसकी पूरा करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ नहीं है वो. बिकॉज अर्लियर श्रीलंका यूज्ड टू सी चाइना, और उनको लगता था कि भाई इनको हमसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उनकी सारा कॉम्पिटिशन है इंडिया के साथ. दे विल नॉट फेवर तमिलियंस और सिंहली, दे जस्ट नीड देयर ओन इंटरेस्ट. सो चाइना बिकेम अ फेवर्ड पार्टनर बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू डिलीवर. सो जस्ट बिकॉज इंडिया डज नॉट डिलीवर थिंग्स वी कैन नॉट कॉल कि भाई चाइना वहां आ गया इसलिए मुद्दा आ गया. सो इट्स अ इंडियन इशू एज वेल कि भाई आप चीजें ठीक से टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो. ये मुद्दा जो है श्रीलंका का पॉइंट आता है यहां पे कि चलो ये मुद्दे आ रहे हैं. इसमें जो 3 डेट मैंने बोली, तो 1948 का था सिटीजनशिप वाला, जहां से मुद्दा स्टार्ट होता है. सिटीजनशिप किसके पास रहेगी यहां, क्या लगता है वो किसको वो पुश करेंगे? सिंहलीज को. इन्होंने कहा कि 7 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग थे और ये और लोग स्टेटलेस हैं, हम इनको नहीं मानते. ये वही 3 जनरेशन पीछे तक का कागज दिखाने, इस जनरेशन में हम नहीं मानेंगे इनको. तो 7 लाख इंडियन तमिल्स बिकेम स्टेटलेस. कहाँ जाएंगे वो? इंडिया जाएंगे. और वहां से विवाद शुरू हुआ कि भाई बोला गया आप ऐसे नहीं कर सकते, कि आप तो गवर्नमेंट के साथ बातें चली कि यू शुड नॉट डू इट. दूसरा मुद्दा तब आया जब 1956 में दे बॉट अ सिंहला ओनली लैंग्वेज एक्ट. सिंहला ओनली. तो यहां जो सिटीजनशिप की बात हुई थी, इसमें जो मुद्दा था वो इंडियन ओरिजिन तमिलियंस का था. 7 लाख के आसपास स्टेटलेस बन गए. वहां के तमिलियन जो पहले से आए हुए, स्टिल दे आर नॉट इंपैक्टेड दैट वे. 1956 में जब सिंहला ओनली आता है ये मुद्दा, देन इट बिकम्स अ बिग इशू बिकॉज तमिल्स जो होते हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी राइट्स सब उनके हाथ से चलेगी. नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे हैव टू स्पीक और स्टडी इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. जो पहले तमिल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंग्लिश को भी साइड लाइन कर दिया गया. देन 70s में ये लाए एक पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. जैसे मैंने बोला पहले 20 सालों में जब ब्रिटिशर्स थे, 20 सालों में क्या पिछले 100 सालों में जब ब्रिटिशर्स थे, तो तमिलियंस गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सेस बिकॉज उनके पास लैंग्वेज थी, कैपेसिटी थी. तो जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है किसी कम्युनिटी का अच्छा है, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन अच्छा ही होता चला जाएगा. दे विल गेट मोर एक्सेस. तो इन्होंने कहा कि आपके पास बहुत ज़्यादा कब्जा इन्होंने कर लिया, अब हम लाएंगे ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपको हायर नहीं किया जाएगा. सो दे स्टार्टेड टू प्रेफरिंग सिंहली पीपल ओवर तमिलियंस 1970s में. ये मुद्दा और बढ़ा. ठीक है, बढ़ते बढ़ते जब मुद्दा बढ़ गया तब 1980s में और 70s में आपकी LTT बहुत स्ट्रांग हो जाती है और शुरुआत हो जाती है किस चीज़ की, तो LTT और तमिल फ्रंट आपका स्टार्ट हो जाता है. और ये तमिल फ्रंट जब स्टार्ट होगा तो क्या मुद्दा बढ़ेगा? हाँ, और क्योंकि ये पहली बात कि ये भी नहीं देख रहे कि इंदिरा गांधी ने कुछ इतने रख लो सिटीजन और हम इतने रख लें तो कुछ. हाँ, वो आगे वो डिस्कस करेंगे हम कि वो भी हुआ था कि हम, इंडिया ने कहा था कि 3 लाख आप एडजस्ट कर लो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे. वो मुद्दा आगे श्रीलंका के साथ आया था. बट मेजरली जो पहला मुद्दा है कि पहले 2 चीज़ें आई, सिटीजनशिप और लैंग्वेज वाला. तो लैंग्वेज वाला मुद्दा अभी भी इशू कुछ हद तक है क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं दे वांट देम टू हैव देयर ओन लैंग्वेजेस. जो हमने पिछले मैप में देखा कि ईस्टर्न प्रोविंसेस और नॉर्दर्न प्रोविंसेस दे आर तमिल डोमिनेटेड, पर अभी भी मुद्दा वो खत्म नहीं हुआ. इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंट. क्या अभी एक 13 अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है जिसके बाद कई थोड़ी बढ़ाई गई, पर वो भी क्लैरिटी के साथ नहीं हुआ. इन्होंने अपना सिस्टम 2 बार बदला है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो वो मुद्दा भी इनका है, तो वो देखते हैं अभी हम आगे. पहले ये रहा जोन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया था 1993 में. इंडियन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, बाकी आपके सिंहलीज हैं. ठीक है, ये क्राइसिस में हम देखते हैं. हाँ जी, देखो इंडियन तमिल्स आर लाइक नॉट नेसेसरली कि जो तमिल्स हैं वो सारे इंडियन ही एक तरह से, अलग अलग टाइम पे आए हैं. ये रिसेंट वाले हैं जो ये हैं, जो ऊपर है दे आर लाइक ओल्डर तमिल्स विच स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग. जो LTT लीड कर रही थी वो ग्रुप्स था. क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, मुस्लिम्स की भी कंसिडरेबल पॉपुलेशन है इस रीजन में और यहाँ पर.
तो वहां रिलीजन का एंगल कम होता है, लैंग्वेज का इशू ज्यादा होता है। अब वहां पे रिलीजन एंगल दोनों मिक्स हो चुके हैं, रिलीजन लैंग्वेज। तो पहले थी ये ब्रिटिश कॉलोनी, यहां पर आया डिवाइड एंड रूल, माइनॉरिटीज का इस्तेमाल किया गया टू कंट्रोल, यानी फ्यूल द इनसिक्योरिटी ऑफ मेजोरिटी। इनसिक्योरिटी फ्यूल होगी तो तमिल वर ज़्यादा अडेप्टिव थे, तो वो पोजीशन ऑफ पावर में आ गए। तमिल नॉर्थ ईस्टर्न में थे, बिजनेस डोमिनेट कर रहे थे, तो ये कहानी आ गई कि यहाँ आ गए श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, जो पहले वर्षों पहले आ चुके हैं। ये आए रिसेंट वाले जो ब्रिटिश रूल के अंदर आए। ब्रिटिश रूल वाले आएंगे तो ऑब्वियसली थोड़े गरीब होंगे, इनको दबाना आसान होगा। जिनके पास पैसा होगा उनको कोई पूछता भी, थोड़ी इज्जत से बात करता है, पावर होती है उनके पास। सो इट गॉट कॉन्सेप्ट। अब सिनलीज जो थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे, एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, और एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम जहां की मेजोरिटी हमेशा इन्वॉल्व रहती है, स्पेसिफिकली इन साउथ एशिया। सो दे वांटेड द पावर, तो इसलिए वो स्टैंडर्डाइजेशन का लॉ 70s में आता है। उससे पहले भी नहीं लगता है कि वो ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि ये अगर चैलेंज करे तो नॉर्दर्न प्रोविंस खत्म हो जाएगा। इंडिया पास में है, इंडिया सपोर्ट भी करेगा, तमिलियंस हैं, तमिलनाडु के पास हैं, सो इजीली दे कैन गेट अवे और क्रिएट देयर ओन तमिल एलम स्टेट। हमेशा इनसिक्योरिटी रही, ये चीजें क्लियर है। देन मुस्लिम्स के साथ बिटरनेस थी, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स के साथ भी वही किया जो तमिलियंस के साथ किया, कि दे गिव देम मोर इंसेंटिव्स, कि ताकि मुस्लिम्स उनके साइड हो जाए इन श्रीलंका। सो वो वहां भी उनके खिलाफ बिटरनेस थी, तमिलियंस का था ही। तो इन्होंने शुरू से ही आज़ादी के बाद जो पॉलिसी फॉलो की, इट वॉज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। इन्होंने एक दूसरे कम्पीट किया कि कौन मेजोरिटी वोट और लाएगा। सो दो आपके पास, मतलब टू बीट अराउंड मुस्लिम्स एंड तमिल्स। मुस्लिम्स बिकेम मेजॉरिटी, मतलब सेकेंडरी अभी राइट नाउ, तमिलियंस वर द प्राइमरी टारगेट्स, क्योंकि वही मेजॉरिटी, मतलब उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। सो उनके बदले में आपने शुरू किया काम करना। पहला सिस्टम आपने शुरू किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम ये होती है कि जहां पर मान लो 38% अगर हैं कहीं पे तमिल्स या ज़्यादा हैं, तो वहां से लोग चुन के आएंगे, उनके नेगलेक्ट कर नहीं सकते। तो इन्होंने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया कि और ज़्यादा यूनिटरी फीचर्स लेके आए, एंड प्रेसिडेंट बिकेम ऑल द मोर पावरफुल। और ये नया सिस्टम लेके आए सेमी प्रेसिडेंशियल। सो दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज बॉट। क्यों लाई गई थी भाई? हाँ, ताकि मेजोरिटी के पास ज्यादा कैपेसिटी रहे, कंट्रोल रहे सिस्टम्स का, इसकी वजह से। ठीक है, ये वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें इंडियन तमिल्स के लिए चीजें बनाई गई मुश्किल नेशनैलिटी को, और वो अपनी नेशनैलिटी लूज कर देते, मेनी तमिल्स लॉस्ट इट। तो श्रीलंका गवर्नमेंट वाज इन द सेम ईयर। ह्यूमन राइट्स की बात जब की थी उसके केस में क्या गया, तो ये देख रहे हो, ग्रैंडफादर वाज आल्सो बोर्न इन श्रीलंका। 3 जनरेशन तक वो लेके आ गए कि अगर आपको दिखाना है कि आप सिटीजन हो, शो मी दैट योर ग्रैंडफादर इज आल्सो बोर्न इन श्रीलंका। हिटलर से इंस्पायर हो गए भाई ये लोग, ठीक है। अब हिटलर से इंस्पायर हो गए तो क्या ही करोगे, आप समझ ही सकते हो। सो द पॉइंट इज, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू यूज, पहले जैसे सिटीजनशिप गई तो इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस आ गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया। श्रीलंका ने कहा कि भाई अब हमारे काम में दखल दे रहे हो तो अब काम नहीं चलेगा। तो देन वी सी कि श्रीलंकन पॉलिटिक्स में तमिलियन वहां से कोशिश की गई इनसिग्निफिकेंट बनाने की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको 2007 के बाद दिखता है कि ये लोग जिनकी सिटीजनशिप बहुत सालों पहले छीन ली गई थी, अब इनको श्रीलंका में रीसेटल किया जा रहा है। क्यों? शांति नहीं, वोट। अगर मैं आपको सेटल करूंगा, आप मुझे वोट दोगे तो आपको इलेक्शन कार्ड मिलेगा, मेरी वोट गारंटी हो जाएगी। सो नाउ एज वोटर पॉलिटिक्स गेन मोर एक्सेस की और पॉलिटिकल पार्टीज वहां आ गई, अगर ग्रुप में कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो अब वो दोबारा उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। सो पहले बात आती है कि रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में स्टार्ट हुई, सिटीजनशिप वाला मुद्दा आया, तो ये मुद्दा इंडियन ओरिजिन तमिल्स को लेकर है कि जो पिछले 100 सालों के अंदर आए, जिनके ग्रैंडफादर्स वर नॉट लिविंग इन श्रीलंका। जो भी रिफ्यूजी क्राइसिस आएगी, इंडिया कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा। तो 54 में एक्ट पे बात हुई, कुछ खास निकला नहीं। 64 में फिर जाके आई थिंक शास्त्री शिमोगा पैक्ट हुआ। इसमें बात ये हुई थी कि 3 लाख जो है वो इंडियन ओरिजिन तमिल्स को श्रीलंका विल गिव सिटीजनशिप, बाकी को 5,25,000 इंडिया देगा सिटीजनशिप, रिपेट्रिएट कर देगा अपने एरिया में, और कुछ लोग रह जाएंगे जिनमें बाद में बात होगी। ठीक है, फिर इसके बाद 74 में फिर इंदिरा गांधी के साथ श्रीमोवो का पैक्ट हुआ। श्रीमोवो, SRIMOVO, श्री शास्त्री श्री मामा SIRIMA, श्री मामा, श्री माँ, सॉरी श्री मामा नहीं, श्री माँ।
श्रीमा या श्रीमावो भी आप बोल दो, श्रीमा दोनों यूज होता है, श्रीमा या श्रीमावो। श्रीमावो भंडारी के वे इनका पूरा नाम था, तो इनके साथ पहला एक्ट हुआ था। दूसरा हुआ था श्रीमा गांधी पैक्ट जो 74 में हुआ था, और 74 में बताया गया था कि 15 जो 1,50,000 लोग बचे थे इंडिया श्रीलंका के बीच में, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी। और रिसेंटली 2003 में जाके मामला सेटल इन हुआ, जहाँ जो लोग बच रहे थे उनको श्रीलंका ने सिटीजनशिप दे दी थी। ठीक है, सो इट स्प्रेड अक्रॉस 74, 64, 2003 में जाके रिजॉल्व हुआ ये इशू। तो 3 है, शास्त्री श्रीमोवो या श्रीमा शास्त्री पैक्ट, दूसरा इज श्रीमा गांधी पैक्ट जो 74 में हुआ है, और इवेंचुअली इट गेट सॉल्व इन 2003। तो जो शेयर था 7 लाख के आसपास फिगर था, 5 लाख वुड बी 3 लाख विद इन श्रीलंका, 5 लाख इधर इंडिया, और 1.5 लाख का क्वेश्चन रहा, 1.5 लाख लोगों का। तो इवेंचुअली इट गॉट सेटल्ड इन 2003। सो ये सिटीजनशिप का पहला मुद्दा था जो बढ़ा और बाद में जाके सॉल्व हुआ, काफी टाइम तक रहा ये। 2003 में जाके रिजॉल्व हुआ ये। हालांकि 74 में मोर और लेस ये खत्म हो गया था, कि जो इंडिया में थे वो इंडिया में आ गए थे, उन्होंने मतलब जो उनका विरोध था वो भी खत्म कर लिया था। और 74 में एग्रीमेंट क्यों हुई, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? इंदिरा गांधी ने 1 ही साल पहले पाकिस्तान को 2 टुकड़े में काटा था। ठीक है, 2 साल पहले सिक्किम इंडिया में आया था। श्रीलंका को क्या लगेगा भाई, ज़्यादा करेंगे तो पंगा हो सकता है। ठीक है, सो सेटलमेंट 74 में हो गई थी, पर जो फाइनल इसका हुआ था, कई लोग स्टेटलेस तब भी रह गए थे बिकॉज पॉलिटिक्स। सो इवेंचुअली इट गॉट फाइनलाइज्ड इन 2003 एंड 2007। ये मुद्दा खत्म हुआ नहीं हुआ कि एक और मुद्दा आ गया, विच वॉज लैंग्वेज पॉलिसी। 1956 में उन्होंने बोला कि इट इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज सिंहलीज। सिंहलीज आते ही जो तमिलियंस है वो नुकसान में आ गए कि तमिल तो चले गई। खास बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश को भी साइडलाइन कर दिया ताकि वो एक लिंक लैंग्वेज जो होती है वो भी ना रह पाए। तो 13th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिसेंटली भी न्यूज में था श्रीलंका का, वो यही बोल रहा था कि भाई एक तो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे और इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज रखेंगे ताकि जो तमिल वाले लोग भी हैं वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन पाए। ये कोशिश क्या थी, जो तमिलियंस हैं उनको एजुकेशन में थोड़ा मार्जिनलाइज करो, क्योंकि दे वर इन द पोजिशन जहां वो पावर सेंटर में थे, एजुकेटेड ज्यादा थे। तो स्टैंडर्डाइजेशन उसका सेकंड पार्ट था। पहला लैंग्वेज और पॉलिसी लाइन से उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया और उनकी जो एक्सेस था वो खत्म कर दिया। इंडिया ने बोला कि भाई ऐसे मत करो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आओ, पहला आप सिंहली रख लो, दूसरा तमिल रख लो, तीसरा इंग्लिश रख लो। जो उन्होंने बोला हम करेंगे, बट कभी हुआ नहीं। और इंडिया को ऐसा लगा श्रीलंका को कि भाई इंडिया आके हमें बता रहा है कि हम कौन सी लैंग्वेज रखें और कौन सी सिटीजनशिप किसको दें और किस तरह हैंडल करें चीजों को। सो दे स्टार्टेड टू फील दैट इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। इंडिया इज ट्राइंग टू बी इंटरवेंशनिस्ट। इंडिया इज गेटिंग इनटू आवर सोवरेनिटी। तो जो मुद्दा है सबके साथ वही ऑलमोस्ट रह रहा है कि आप करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो फंसोगे। सो इट्स लाइक कैच 22, यू हैव टू टेक द रिस्क, द लीडरशिप रोल एज वेल। तो जो भी ग्रेट पावर होती है किसी भी रीजन में, उसके सामने डायलेमा होता है दैट समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन। इफ यू रिमेन एब्सेंट तो वहां कौन आएगा? हाँ बिल्कुल, बाद में आया चाइना। तो चाइना ने नेबर्स को इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट की उसके खिलाफ काम करने के लिए। और जो भंडारनिके थे उन्होंने कहा कि केवल वो प्रिंसिपल पे एग्री कर रहे हैं और पूरी तरह एग्री नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द पॉइंट इज इन्होंने बोला कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाएंगे, बट कभी अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, श्रीलंका में लैंग्वेज पॉलिसी में था कि वो लोग इंग्लिश ले आए थे और इंडिया ने बोला था कि देखो पहले इन्होंने कहा था, वापस आते हैं, ये पॉलिसी है लैंग्वेज पॉलिसी 1956 में। इन्होंने कहा अब से सिंहली ही लैंग्वेज होगी, इंग्लिश खत्म, तमिल खत्म। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ये गलत कर रहे हो आप, आपको 3 लैंग्वेज पॉलिसी लानी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर थे भंडारनिके, उन्होंने कहा देखते हैं हम। और असल में ऑफिशियली वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि जो प्रोविंसेस थे 80s के बाद, जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे, ईस्टर्न प्रोविंसेस थे, उन पर कब्जा उनका रहा ही नहीं। जो गवर्नमेंट, जो लोग चाहे तमिल एलम हो या जो भी हो, उन्होंने अपने तरीके से सिस्टम स्टार्ट करने फॉलो कर दिए थे। तो ऑल ओवर श्रीलंका कभी वो यूनिटी रही ही नहीं इस मामले में। ठीक है, तो फिर जयवर्धने आते हैं। इन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है और अगर हमारी लैंग्वेज हाथ से चली गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो लैंग्वेज बिकेम अ की इशू इन दैट। सो ही स्टार्टेड टू टेक कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट तमिलियंस कि भाई तमिल नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी सिर्फ सिंहलीज। एक चीज क्लियर कर लूँ, जब आप बोलते हो बंगाली लैंग्वेज, जब आप बोलते हो तमिलियन, तो इट डजंट मीन कि तमिलनाडु में और श्रीलंका में सेम तमिल बोली जाएगी। द एक्सेंट विल बी डिफरेंट, लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, ब्रॉडली जो ऑरिजिन है वो सेम रहता है, बट चीज़ें बदल जाती हैं, डायलैक्ट बदल जाते हैं। तो अभी तक जो था मुद्दा डेमोक्रेटिक चल रहा था, इंडिया आ रहे थे, इन बातों की कर रहे थे। फिर जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, देन बिकेम्स अ फुल स्केल सिविल
कॉन्फ्लिक्ट निकल गया श्रीलंका में, क्योंकि SJV चिलवनायम इनके अंदर फिर शुरू होता है पहला विवाद इन तमिलनाडु 1970s में। इंडिया की जो अप्रोच थी फॉरेन पॉलिसी की, कहते हैं इसको इंटरवेंशनिस्ट। क्योंकि हमने एक रिफ्यूजी क्राइसिस पहले 50s में देखी तमिलनाडु श्रीलंका वाली, तो हमने बात करी कि भाई पहले शास्त्री के साथ बात हुई, फिर इंदिरा गांधी के साथ बात हुई। अब 71 में इंडिया ने ऑलरेडी ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा दिया है, सिक्किम इंडिया का स्टेट बन चुका है, ठीक है। अब इंडिया ने कहा भाई बहुत हो रहा है और अब आप थोड़ा जगह पर रहो, क्योंकि हम ये मुद्दा नहीं चाहते कि बढ़े, क्योंकि वहाँ पे फिर US आ जाएगा। तो US में इन्होंने देखा कि निक्सन जो है उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। USSR के जो सैटेलाइट स्टेट्स थे आसपास के, उनके खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब किसी अपने मिलिटेंट ग्रुप को या किसी इंसर्जेंट ग्रुप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो अमेरिका उनको सपोर्ट करेगी, हथियार देगी, फिर उस गवर्नमेंट को गिरा के वहाँ जो पपेट रिजीम होगा वो आ जाएगा, जो अमेरिका के हक में होगा उसको हम लेके आएंगे। सो नया इंडिया ने सीखा कि भाई ये हम भी कर सकते हैं, पर इंडिया ने उस सिस्टम को अप्लाई नहीं किया। इंडिया ने शुरू किया नेगोशिएट करना नॉन स्टेट एक्टर्स से। तो कहा जाता है 70s के बाद से इंडिया ने तमिलनाडु से थोड़ा सपोर्ट देना स्टार्ट किया। तो तमिल रेबल्स जहाँ से उत्पत्ति होती है LTT की, अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं, तो वहाँ ऑलरेडी सेंटिमेंट्स थे। और यहाँ इस टाइम में ये समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए इंडिया शुड हैव रिफ्रेन्ड, कहा जाता है उस टाइम इंडिया हैड अ सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स LTT, ये तो लिख सकते हो। सो अगर हार्ड अप्रोच रखते तो शायद ये मुद्दा बढ़ता नहीं उतना। तो इंडिया ने LTT और LTULF को उस टाइम में सपोर्ट करना थोड़ा सा स्टार्ट किया। इनको लगा कि इंडिया जो कर रहा है वो पॉलिटिकल मूवमेंट के सपोर्ट के लिए कर रहा था, बट इट टर्न इनटू अ मिलिटेंट मूवमेंट। मतलब फिर बंदूक उठी और जंग स्टार्ट हो गई। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था कहाँ से? तमिल डायस्पोरा इज अ वेरी वेरी रिच डायस्पोरा। इस वक्त सिख डायस्पोरा, उसी तरह तमिल डायस्पोरा काफ़ी रिच है। आपको स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में बहुत सारी संख्याओं में ये लोग रहते हैं। दे स्टार्टेड फंडिंग दिस कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तमिल के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो वी सॉ अ फुल स्केल सिविल वॉर बीइंग ब्रेकिंग आउट, जहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप LTT TULF को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। किससे? डायस्पोरा से। वहाँ से पैसे आने स्टार्ट हुए और इन्होंने एक दूसरे से कम्पीट करना शुरू किया और इवेंचुअली LTT बन के उभरा मेन प्लेयर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप आउट ऑफ मेनी ग्रुप्स। फिर यह नाम आता है प्रभाकरन का, हु वाज द लीडर, और फिर शुरू हुई असली लड़ाई श्रीलंका में। ऑन देन इट वेंट इनटू सिविल वॉर। और इन्होंने कहा कि भाई हम लगाएंगे सैंक्शन। जयवर्धन ने कहा हम लगाएंगे सैंक्शन, और सैंक्शन लगेगा, इसे कहते हैं वरदा मार्ची ऑपरेशन। इसके तहत इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह जाफना को ब्लॉकेड कर देंगे, यहाँ तक कुछ पहुँचने नहीं देंगे। तो क्योंकि इनका बेस था जाफना में, नॉर्दर्न श्रीलंका, सो ये ऑपरेशन वरदा मार्ची जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जयवर्धन का, क्योंकि जयवर्धन वॉज अ हॉकिश लीडर, राइटिस्ट मूवमेंट लीडर। उन्होंने कहा हम ब्लॉकेड कर देंगे इस एरिया में, ये जो मिलिटेंट इनको खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। आपने ब्लॉकेड स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे हमने मैप में देखा था, अगर आप जाफना ब्लॉक करते हो तो उनके पास एक्सेस कहाँ से आता है? हाँ, ऊपर है। और इंडिया ने कहा कि भाई, इंडिया ने नेवी भेज दी वहाँ, कहा भाई साइड हो जाओ, और सप्लाईज इंडिया ने कम्युनिटीज पहुँचानी स्टार्ट कर दी, कि वहाँ पे लोगों के पास खाने की समस्या है। हाँ, तो वो इंडिया को लगा कि यहाँ पे खाने की समस्या आने लग गई, तो उनको लगा सप्लाईज नहीं पहुँचेंगे तो अपने आप सरेंडर कर देंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट पॉलिसी, इसी ऑपरेशन के केस में कहा था इंडिया सॉफ्ट अप्रोच रखी थी। इंडिया प्रोवाइडेड देम हेल्प ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, कि तमिलियंस आर बीइंग पुश्ड टू द कॉर्नर, उनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। सो इंडिया प्रोवाइडेड देम एड। नतीजा क्या हुआ? एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी जो क्रिएट कर रहे थे ये इस ऑपरेशन की वजह से, उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया स्टार्टेड टू प्रोवाइड द एड। तो श्रीलंका कैसे देखेगा इसको? तो अब देखो, दो चीज़ें हैं। एक ब्लॉकेड यहाँ गवर्नमेंट खुद अपने लोगों के खिलाफ कर रही है, इंडिया ने इसको सॉल्व किया तो दिक्कत। दूसरी जगह उनके लोग अपने ही देश के खिलाफ ब्लॉकेड कर रहे हैं, इंडिया ने वहाँ कुछ नहीं किया, इसके लिए भी दिक्कत। सो जब आप ऐसी पोजीशन में होते हो तो एक मेजर कंट्री के साथ ये समस्या रहती है, जब सारी कंट्री जोग्राफिकली आपके थ्रू ही कनेक्टेड है। बिकॉज श्रीलंका कैन नॉट रीच एनीवेयर इन साउथ एशिया विदाउट गोइंग थ्रू इंडिया। अब वो कह सकते हो पोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, पर मतलब इट इज़ नॉट दैट वायबल ऑप्शन। तो फिर इसके बदले में निकला था ऑपरेशन पूमलाई 1987 का, जिसके अंदर राजीव गांधी ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी और श्रीलंका की नेवी को अलाउ नहीं करने, कह रही थी कि वो एड हम ड्रॉप नहीं करने देंगे, नेवी को नहीं जाने देंगे। तो एयरफोर्स ने जाके वहाँ पे एड ड्रॉप कर लिया, और इनको लगा कि श्रीलंका को लगा कि भाई हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन है,
और इन्हें पता लगा कि हम ब्लॉकेड कर नहीं सकते। सो दो चीज़ें हैं, पोमलाई और वदरामाची। तो ये दो चीज़ें आप याद रख लो। पहला ऑपरेशन कहाँ हुआ, उसके बदले में इंडिया का ऑपरेशन कौन सा था। श्योर। तो नहीं, वो उतने रेलेवेंट नहीं है अभी। जो की इशू है, अभी इशू मुद्दा खत्म हो चुका है। श्रीलंका में ऑलरेडी पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुका है, तो वो आपको अब हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। आई डोंट थिंक सो। 13 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। 13 अमेंडमेंट करना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि वो मुद्दे में है। ये सब तो खत्म हो गया। ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो राजीव गांधी एसेसिनेशन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पढ़ोगे श्रीलंका। तो इसमें IR में चांसेस कम है, बट हाँ इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सब क्या ये पता हो। फिर श्रीलंका ने बोला हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, तो क्या होगा, इट विल फर्दर सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और बढ़ जाएगी प्रॉब्लम्स, बढ़ जाएंगे, एग्जैक्टली बढ़ गई। फिर इसको सॉल्व करने के लिए आता है जयवर्धने अकॉर्ड 1987 का। बहुत रेलेवेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसे कहते हैं इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड भी कहा जाता है, जिसके तहत बात की गई कि जो प्रोविंसेस है वहाँ पर आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी दोगे, थोड़ी पावर को डेलीगेट करोगे। और श्रीलंका को लगा कि जब तक इंडिया सपोर्ट कर रहा है LTT को, तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। वी नीड टू फाइंड अ वे आउट, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफीट देम। लेट्स फर्स्ट ब्रिंग इंडिया इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। इंडिया जब तक आएगा नहीं टेबल पे, LTT वाले भी नहीं मानेंगे और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये अकॉर्ड होता है। इसके अंदर इंडिया कहता है कोई नहीं, जो श्रीलंकन तमिल टाइगर्स है दे विल सरेंडर, और हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे टू एंश्योर कि वो सरेंडर कर दें। बदले में आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करोगे, जो रीजन्स हैं दे विल गेट ऑटोनॉमी, दे विल गेट फर्दर डेलीगेशन ऑफ पावर। आप लैंग्वेज फार्मूला 3 वाला ठीक से अप्लाई करोगे। ये चीज़ें वादा की गई, और इन्होंने कहा हम इसको इंश्योर करने के लिए कि वो हिंसा ना फैलाए, हम अपनी पीस कीपिंग फोर्स पर भेजेंगे जिसके थ्रू वो सरेंडर करेंगे। यहाँ पर यह किया गया कि भाई इंडिया को ऑप्शन दिया गया मीडिएशन और रिजोल्यूशन का। खास बात यह है, मीडिएशन तो ठीक है, रिजोल्यूशन भी। अगर आपने रिजोल्यूशन नहीं किया तो सारा का सारा जो ठीक रहा आपके सर के ऊपर फूट जाएगा। सो दिल्ली विल थिंक कि इंडिया ने गद्दारी कर ली, तमिलियंस विल थिंक कि इंडिया ने गद्दारी कर ली, क्योंकि वो इंडिया बीच में आ रहा है और इंडियन फोर्सेस को और इंडियन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ असल में किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट टेरेन कंपेयर टू व्हाट इंडिया ऑपरेट्स इन। और वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स थी, जो मिलिटेंट ग्रुप्स था, उनका अपना अलग पॉलिटिक्स था। इंडिया वॉज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। सो व्हाट हैपन्स, इंडिया ने भेजे अपने लोग, और यहाँ आपको दिखता है कि राजीव गांधी को कर ले गया ट्रिक इन द सेंस कि पहली बार मौका मिला इन्हें जहाँ पे LTT और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ही एक खाई क्रिएट करने का। क्योंकि जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ जयवर्धने अकॉर्ड में, तो LTT वॉज नॉट द पार्टी, इंडिया वॉज द पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ LTT। तो प्रभाकरन या उनका जो ग्रुप था, दे कैन ऑलवेज से कि भाई हमें नहीं पता, हमने तो बात ही नहीं करी। दे कैन ऑलवेज बैक ऑफ, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिलिटेंट ग्रुप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो वही हुआ, इंडिया इनके बिहाफ पर आया और बाद में उन्होंने कहा हम तो थे ही नहीं, हमें पता नहीं, हमने नहीं बोला हम हथियार सरेंडर कर रहे हैं। तो फिर ये मुद्दा स्टार्ट होता है अलग लेवल पे। 2 डायमेंशन, स्ट्रेटेजिक और डोमेस्टिक। इस टाइम में इंडिया के रिलेशन USA के साथ नहीं थे, और USA की बेस है डिगो ग्राशिया में। ये चाहते थे कि हम इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले जाए ताकि हमारे लिए स्ट्रेंथ बढ़ जाए इस रीजन में। ये उसी टाइम में हो रहा है, 70s में, 80s में, सॉरी। हाँ, जो पीसकीपिंग फोर्स थी, उससे क्या हुआ, उससे शायद वो लोग ऐसा समझे थे ना कि LTT की हमें सप्रेस करने के लिए आर्मी आ रही है। देखो जो बात ये हुई थी कि इंडिया विल इंश्योर उनका आत्मसमर्पण या फिर जो सरेंडर होता है, इसके लिए इंडियन आर्मी जाएंगी, क्योंकि उनको डर ये था कि श्रीलंकन आर्मी के सामने हम अगर हथियार डालेंगे तो हमें गोली मार देंगे। सो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, श्रीलंकन आर्मी विल बी बैक टू द बैरक्स, वो अपनी जगह वापस चले जाएंगे, इंडियन आर्मी जाएगी, उनके सामने आप हथियार डालोगे, दे विल देन रीसेटल यू, और वहाँ से फिर नई चीज़ों की शुरुआत होगी। दैट वाज हाउ इट वाज सपोज टू गो। इंडियन आर्मी वाज नॉट सेंट देयर टू फाइट। जब इंडियन आर्मी वहाँ गई तो उनको कई चीज़ों से दिक्कतें हो गई कि जो एग्रीमेंट थे, उन्होंने कहा हमने तो साथ पार्ट लिया ही नहीं। सो दे सेड वी विल नॉट सरेंडर। और जो हथियार थे, श्रीलंकन आर्मी जो बैरक्स में गई थी वहाँ लड़ने के लिए कोई बचा नहीं, इंडियन आर्मी वहाँ लड़ने गई नहीं थी। दे वर सेंट टू पीस टू रिजॉल्व द इशू, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फॉर वॉर। तो उनके हथियार भी इनके हाथ लग गए और दे स्टार्टेड फाइटिंग विद देम, और इंडिया को बहुत लॉस हुआ। इवेंचुअली फिर इनको लड़ना भी पड़ा, और इंडिया को टेरेन पता भी नहीं था, क्योंकि इन पे हमला होना स्टार्ट हो गया इंडियन फोर्सेस के ऊपर। सो देन दे हैव टू इवैक्यूएट देम, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ से वापस आ गई और इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया।
सो ये चल रहा था बिकॉज दे हैड देयर ओन एजेंडाज बिहाइंड दिस। इसी में एक मुद्दा और उठ रहा था कि यूएसए अचानक से चाहता था कि इस रीजन में अपनी और स्ट्रेंथ बढ़ाए। यहाँ ऑलरेडी उनका बेस है डिगोग्राशिया में, तो वो चाहते हैं श्रीलंका में पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए क्योंकि इंडिया वाज क्लोजर टू यूएसएसआर और उस टाइम में यूएसएसआर वाज ऑन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। सो दे वांटेड टू हैव फर्दर कंट्रोल ओवर दिस रीजन और श्रीलंका में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते थे। जयवर्धने ने बोला कि भाई ठीक है, हम इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे एक, और इंडिया ने लगा दिया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी नेवी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हमारे अपने पोर्ट का हमारे खिलाफ। ये चीज समझ आ रही है आपको? ठीक है, यूएस ने बोला कि भाई आपके पोर्ट का यूज करेंगे, इंडिया कहेगा नहीं, वो नहीं करना चाहिए आपको। इंडिया ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल किसी और कंट्री का नहीं आने देंगे जब तक इंडिया कंसेंट नहीं देता है। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे थे, कि इंडिया फॉलोज पॉलिसी ऑफ सर वसुधैव कुटुंबकम, और कौन सी पॉलिसी इंडिया की? पंचशील, नेवर फर्स्ट में पंचशील के तो सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। सो वो इंडिया का मेन क्रिटिसिज्म आता है कि व्हाट इंडिया सेज एट ग्लोबल स्टेज दे विल नॉट प्रैक्टिस इट इन देयर रीजन। तो यहाँ इनके कंसेंट के बिना कोई शिप आएगा नहीं। अगेन इट का मतलब ये होगा कि जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ के सिविलियन है, दे विल बी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अकॉर्ड आता है, अकॉर्ड में एलटीटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया ने फॉर्मूला दिया, पहला क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कि आप पावर डिवॉल्व करो, और दूसरा आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाओ, और एक फेडरेशन की बात करो। लेकिन क्यों ये हुआ? क्योंकि एलटीटी के साथ मुद्दा ये था, एलटीटी तो बात ही नहीं कर रहा था इस चीज की, डिवोल्यूशन की। एलटीटी का क्या मुद्दा था? सेपरेट स्टेट, तमिल एलम। वो कह रहे भाई हमारी तो बात ही नहीं हुई। तमिल पॉलिटिशियन जो थे वो चाहते थे फेडरेशन, सो देवर ओके विद दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, देवर ओके विद दिस। तो यहाँ तमिल एलम कहेगा हमने तो बात ही नहीं करी, हम तो जानते नहीं, हम आत्मसमर्पण करेंगे ही नहीं। इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि इंडिया विल एंश्योर दैट एलटीटी विल सरेंडर बिकॉज इंडिया वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिएशन एज वेल एज रेजोल्यूशन। नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 13 अमेंडमेंट की बात की गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में करोगे जिसके तहत ये सॉल्यूशन लाओगे। श्रीलंका में क्रिटिसिज्म ये था कि 13 अमेंडमेंट की जो बात की गई है, ये जो फॉर्मूला इंडिया ने दिया है, इट इज फोर्स्ड ऑन देम बिकॉज इट इज नॉट अ होम ग्रोन सॉल्यूशन, क्योंकि वो श्रीलंका से नहीं आया था, है ना। सो इट्स अ बिग इश्यू फॉर देम। फर्दर इंडिया के खिलाफ यहाँ पर डोमेस्टिक वो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, जिसका इस्तेमाल करने लग गए लोग पॉलिटिक्स में। तो श्रीलंकन पॉलिटिक्स यहाँ पे और खतरनाक हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में 13 अमेंडमेंट ये था जिसके तहत वो 3 बातें की गई, 3 लैंग्वेज फार्मूला, मोर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, ये सारी बातें की गई। जो अलग अलग प्रोविंस हैं श्रीलंका के, उनको और ज़्यादा पावर दी जाएगी और 3 लैंग्वेज फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो कह रहे थे कि इंडिया ने फोर्स किया, हम तो चाहते नहीं थे, हम कोई और फार्मूला लेके आते, बट इंडिया इज फोर्सिंग अस। दैट इज द रीजन कि ये मुद्दे चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया मीडिएट करता, लेकिन इंडिया ने कोशिश की कि भाई हम अकॉर्ड को इंश्योर कराएंगे। वो इंडिया की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि इंडिया अकॉर्ड को इंश्योर इंप्लीमेंट भी करा दे। ये तो वही बात हो कि अमेरिका कल को आए कि भाई हम अकॉर्ड करवा भी रहे हैं और हम एश्योर करेंगे कि वो हो भी जाए। तो वो सुपर पावर भी किसी देश में आया जिसको जानते नहीं है टेरेन को, तो वहां वो नहीं कर सकते। एंड एलटीटी वाज नॉट अ पार्टी, तो उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई बात ही नहीं है, अमेंडमेंट से काम ही नहीं चल रहा, हमें अलग देश चाहिए। एंड बिकॉज दे आर नॉट अ स्टेट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पावर, सो इंडिया ने वो चीजें नहीं देखी एंड इंडिया गॉट कॉट इन द श्रीलंकन क्वैगमायर। तो ये फंस गए यहाँ पर। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया ने बोला, पहले जो बोला था कि भाई इंडिया श्रीलंकन फोर्सेस वापस जाएंगी, इंडिया अपनी फोर्सेस भेजेगा, एलटीटी सीजफायर करेगी, लेकिन हमें पता है कि वो हुआ नहीं। लेकिन इंडिया को करना क्या चाहिए था? इंडिया को कहना चाहिए था कि हम पीस कीपिंग भेजेंगे तो यूएन पीस कीपिंग के अंदर भेजेंगे। तो इंडिया वुड नॉट हैव बीन सीन एज अ कंट्री जो इंटरफेयर कर रहा है उसके डोमेस्टिकली। अगर आप यूएन पीस कीपिंग के अंदर भेजोगे तो इट्स लाइक अ ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो अपनी सेना भेज रहा है, नॉट कि एक कोई स्टेट अपनी चीजें पुश कर रहा है। सेकेंडली, आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का मिशन पूरी तरह प्लान नहीं था, फोर्सेस को कंसल्ट नहीं किया गया। जो हाई कमीशन था वो भी मना कर रहा था कि भाई श्रीलंका में पता नहीं क्या जमीन पे हकीकत है। इवेंचुअली हमें वहां बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा और वो तुरंत भेजे गए थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे, ऑफेंसिव वेपन्स थे ही नहीं। एलटीटी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली गेट मोर वेपन्स फ्रॉम श्रीलंका बट ऑल्सो अटैक देम, क्योंकि इन श्रीलंकन आर्मी जो है दे आर ऑलरेडी इन बैरक्स, और वो क्यों ही आएंगे आपके लड़ने के लिए?
क्योंकि वहाँ जो तमिलियंस है वो भी आपके खिलाफ है कि आप उनके बदले में जाके खुद से निर्णय लेके आ गए हो, और जो सिंधली है वो तो समझ ही रहे हैं कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री आई है, तो आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो बीच में जाके फंस गए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। सो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। सो इस वजह से शुरू हुआ था युद्ध एलटीटी और पीस कीपर के बीच में कि इन पे हमला कर दिया। नाउ दे वांटेड टू एंश्योर कि किसी भी तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो मुद्दा और ज़्यादा बढ़ता हुआ इसमें चला जाता है। ये क्लैरिटी अभी तक आ रही है क्या हुआ श्रीलंका में। ठीक, अब इसके बाद एलटीटी और इनका युद्ध स्टार्ट होता है। इनका कहना है इट्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट तमिलियंस इन सदर्न पार्ट। उन्होंने कहा कि भाई हम हथियार उठाएंगे, आपके लोग जो है हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो अब हम हथियार उठाएंगे। इंडिया के फॉर्मूला से खुश नहीं थे, इंडियन पीस कीपर्स बन गए टारगेट, उनके पास मैप भी नहीं थे। तो नतीजा ये होगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को वो मिल गया जो वो चाहते थे। अब एलटीटी का झगड़ा इंडिया के साथ हो चुका है, लोगों का इंडिया से ट्रस्ट और उठ चुका है। सो नाउ दे कैन गो फॉर एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट एलटीटी इफ दे वांट टू, और इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने मार डाला। सो ये चीज़ें यहाँ से शुरू हुई और इट एंडेड विद द डेथ ऑफ राजीव गांधी। फाइनली इंडिया प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू श्रीलंका टू एंश्योर कि जो तमिलियंस हैं, जो एलटीटी के ग्रुप्स हैं, वो खत्म हो जाए। एंड समहाउ फाइनली एलटीटी एंडेड इन 2009। सो क्या लेसन सीखा गया? इट वॉज ह्यूज एम्बेरसमेंट, इट शोज द वीकनेस इन पॉलिसी मेकिंग बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज था सिस्टम, ज़्यादा फोर्सेस से कंसल्ट नहीं किया गया एमईए के साथ, या जो इंडियन फंड ऑफिस था श्रीलंका में उसके भी जो सजेशंस थे वो अलग थे कंपेयर टू व्हाट इंडिया डिड ड्यूरिंग श्रीलंकन क्राइसिस। क्योंकि जो जयवर्धने थे उन्हें राजीव गांधी के साथ बात करी एंड दे ट्राई टू सॉल्व इट ऑन फ्रॉम अ बायलैटरल पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पीएमओ। तो वो दिखाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ जब डिसीजन मेकिंग होती है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट शोकेसेस दैट एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, एंड फाइनली इसकी क्या पॉलिसी रही? एलम वॉर चली और एलम वॉर में अंततः हारे वो, लेकिन इंडिया ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। रेदर इंडिया सपोर्टेड श्रीलंका। इंडिया वाज वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स, लीड वाज गिवन टू नॉर्वे इनिशियली। नॉर्वे अचानक से आपको दिखती है कि इंडिया जब श्रीलंका के विवाद में नॉर्वे आती है कि हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जो आपके इनके बीच में हो रहे हैं। सर वो चीज़ खत्म हो गई, इंडियन फोर्सेस वापस आ गई, झगड़ा चालू रहा। वो 87 की बात है, पीएम की मौत हो गई। 2009 में वो एलटीटी एंड हुआ ना सर, जब इंडिया सपोर्टेड श्रीलंकन गवर्नमेंट, बट दैट टाइम तो यूपीए की गवर्नमेंट था ना इंडिया में, तो वो कैसे? उन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया था। इंडियन आर्म फोर्सेस वर सेंट टू श्रीलंका टू ट्रेन देम हाउ टू यूज वेपन्स एंड हाउ टू यूज रडार्स एंड हाउ टू यूज। सिस्टम ये था कि श्रीलंका में श्रीलंकन आर्मी से ज़्यादा एडवांस रडार थे एलटीटी के पास, और दे हैड बेटर इक्विपमेंट्स एज वेल, क्योंकि ये यूज़ करते थे। हाँ, क्योंकि ये उनके पास पुराने इंडियन वेपन्स भी थे, और उसके बाद जो श्रीलंकन मिलिट्री थी इसको इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, तो इन्होंने हथियार मंगाए चाइना से। कंपेयर टू दैट जो एलटीटी के ग्रुप्स थे वो अपना स्पेयर पार्ट मंगाते थे स्वीडन से और बाकी यूरोपियन कंट्री से, पुराना माल उसको लाया, जोड़ जाड़ के खड़ा किया। इट वॉज स्टिल बेटर देन चाइनीज इक्विपमेंट। चाइनीज तो फ्री में दे रहा था, बहुत पुराना सामान दे रहे थे अपना वो। सो दे वर बेटर प्रिपेयर्ड देन श्रीलंकन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने फिर वो कुछ रडार्स दिए थे, कुछ वेपन्स छोटे मोटे लेवल प्रोवाइड किए, स्पेसिफिकली असिस्टेंस दिया था बिहाइंड द कर्टन्स। जब ये अभी की बात करूँ 2007 के बाद की बात है ये, जो ज़्यादा पावरफुल थी एलटीटी से, जो श्रीलंका के प्लेन्स उड़ नहीं सकते थे क्योंकि एलटीटी के रडार से उड़ा देते थे उन्हें, ऐसी हालत थी। सो इंडियन सोल्जर्स वर सेंट टू ट्रेन देम, नॉट ओवर्टली बट कोवर्टली, और क्योंकि पानी सर से ऊपर बढ़ चुका था, इनके बस से बाहर हो गया था। सो पहले जो नेगोशिएशन हुई थी वो की गई थी नॉर्वे के थ्रू कि अगर हम इसको विदाउट वेपन्स अगर सॉल्यूशन निकाल पाए तो। नॉर्वे को बहुत शौक होता है कि वो मीडिएट करे। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, वो उनको पीस करना बड़ा पसंद होता है। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आप जाके बोलो हमें अजाइलम चाहिए, वो दे देंगे आप। हाँ, वो बात करा देंगे, उनको कहीं भी जाके बात करानी होती है। सो दे लव टू टेक दैट स्टैंड कि हम एक न्यूट्रल कंट्री है, हमारा कोई वो नहीं इंटरेस्ट, वी लाइक टू हैव पीस इन दिस वर्ल्ड। तो वो आ गए श्रीलंका में। इंडिया हो गया पीछे। इंडिया ने कहा भाई हाथ एक बार जल गया, अब और हाथ नहीं जलाना, विल सी की क्या होता है। अगले 10 सालों तक नॉर्वे वहाँ पे नेगोशिएट करता है, और स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है जो श्रीलंकन डायस्पोरा है इसकी स्वीडिश कंट्रीज में, स्वीडन में और डेनमार्क में और यूरोपियन कंट्रीज में। तो वहाँ से भी इसका फायदा होता है उनको कि उनकी पहुँच ज़्यादा होती है, तो दे ट्राई टू नेगोशिएट टू देम। फिर आते हैं महिंद्र राजपक्षा ऑफिस में, और ये कहते हैं कि भाई हम खत्म करेंगे इनको, और कहा जाता है कि ही वॉज वेरी क्लोज टू सम ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स। इनको पहले चाइना का कोविड सपोर्ट था,
हथियार दिए, पता लगा चाइना के हथियार से काम चल नहीं रहा, सो देन अगेन केम बैक टू इंडिया एंड इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्टेड देम, और इंडिया ने इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया जिसका नतीजा ये हुआ फाइनली दे वॉन द वॉर अगेंस्ट देम। और क्या दिया इंडिया ने? इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली इंडिया ने ये किया कि जो इंडियन नेवी है उसने ये इंश्योर कर दिया कि जो नॉर्दर्न बेल्ट है श्रीलंका की, वहां से कोई भी आर्म्स वहां तक ना पहुंच पाए। तो जो ब्लॉकेड खत्म करने के लिए इंडिया ने इतना बड़ा रोल निभाया था, उन लोगों को बाद में ब्लॉक करने के लिए भी नेवी ने एक बड़ा रोल निभाया कि कोस्टल एरिया से यू डोंट गेट वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन, जिसकी वजह से उनके पास सप्लाईज नहीं पहुंच रहे थे एंड इट हेल्प्ड श्रीलंका टू बैटल इट आउट। इंडिया ने नॉन लीगल वेपन्स दिए थे, तो रडार वगैरह दिए थे। लीगल वेपन प्रोवाइड किए थे किसने? चाइना ने। ये क्यों हुआ था भाई? क्योंकि किसी को खून अपने हाथ पे नहीं चाहिए था यहाँ इंडिया में एटलीस्ट। सो इंडिया वाज नॉट वो कर रहा था। और बात ये थी तब जब युद्ध हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि चलो क्यों कर रहे हो, क्यों करेंगे? तो इन्होंने कहा था कि हम इसलिए सपोर्ट करेंगे कि इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो तमिल ग्रीवांसेस को सुनेगी, 13 अमेंडमेंट लेके आएगी। लेकिन जैसा हमें पता है ये मुद्दा खत्म हुआ, उसके बाद नया मुद्दा आ गया। देन स्टार्टेड टू प्ले चाइना कार्ड स्ट्रेट अवे, क्योंकि तभी कंट्री सिविल वॉर में लगी हुई थी, तो चाइना कार्ड खेलने के लिए भी टाइम नहीं था इनके पास। नाउ जब थोड़ी कंट्री यूनाइट हो गई, चीज़ें स्टेबलाइज हो गई, दे स्टार्टेड टू, मतलब अगले 1-10 साल तक दे कंसिस्टेंटली प्लेड द चाइना कार्ड अगेंस्ट इंडिया। नाउ 10 साल बाद फिर एक नई क्राइसिस आ गई है, तो हाँ वो अब और अलग लेवल पे गिर गए हैं वो, तो वहाँ पर अलग समस्या है। सो द फेजेस ऑफ श्रीलंकन पॉलिटिक्स इज एवरी 10 ईयर दे आर इन क्राइसिस ऑफ सम सॉर्ट। सो ये कहानी है श्रीलंका की। अब इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं किया, इंडिया को पता लगा हमारे पास कोई लेवरेज भी नहीं है, तो इंडिया ने कहा यूएनएचआरसी भाई साहब आओ और बताओ कि इन्होंने क्या किया। तो जब श्रीलंकन आर्मी लड़ने गई थी जाफना और प्रोविंसेस में और एलटीटी के खिलाफ, दे यूज्ड चिल्ड्रन एज, मतलब जो एलटीटी के लोग थे, एज शील्ड्स अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री, वो श्रीलंकन मिलिट्री, और उन्होंने बच्चों को मार दिया। बहुत से बच्चों को मार के आगे तक बढ़ गए थे, मतलब 10 लोग खड़े हैं, शील्ड, ह्यूमन शील्ड बना के चलते थे वो, जो नॉर्मल आम लोग हैं उनके पीछे छुपते थे, और उन्होंने उन लोगों को भी मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मारा। तो इट वाज लाइक अ मैसेकर इन अ वे जो मिलिट्री ने किया, इनसेसेंट फायरिंग अक्रॉस जाफना। तो उसके बारे में इंडिया ने फिर जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया, उसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया था पहले ड्यूरिंग द यूपीए रिजीम। हाँ, श्रीलंकन आर्मी ने मारा था एलटीटी को, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई इस जो प्रभाकरण को मारा गया तो वो जो शील्ड, ह्यूमन शील्ड बनाते थे, उसके बावजूद दे केप्ट ऑन फायरिंग एंड केप्ट ऑन किलिंग, सो इवेंचुअली दे हैव टू गिव अप। हाँ, वो तो एम्बुश से मारा था उनको, तो उनके बेटे को मारा, जो बच्चा था उनको मारा था वहां पे, कई बच्चों को भी मारा गया था। तो लाइक मेनी केसेस, काफी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया गया था मिलियंस को, मास रेप्स किए गए थे, बहुत ब्रूटल था ये वॉर। सो उसके खिलाफ फिर इंडिया ने कहा कि हम ये रेजोल्यूशन लाएंगे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था बेटे को, मतलब शायद आई थिंक 12-13 साल का लड़का था, उसको मार दिया था। सो इट वाज लाइक ब्रूटल वॉर, और इंडिया ने कहा कि ये रेजोल्यूशन आएगा, लेकिन इंडिया फिर भी श्योर था कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्श रेजोल्यूशन ना आ जाए। बट इवेंचुअली इंडिया ने पहले श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया, बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट के सपोर्ट में वोट दिया इन एनडीए। क्यों? क्योंकि भाई हमें देखा कि हमें लेवरेज चाहिए चीज़ों के ऊपर भी। सो दिस वाज स्ट्रेटेजिक, जो प्रॉब्लम है वो आई, और आपको बैलेंस करना पड़ा योर स्ट्रेटेजिक नीड्स एंड योर पॉलिटिकल और लॉजिकल नीड्स। ये कहानी अभी तक आ रही है, विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास कि क्या तमिल ग्रीवांसेस अभी रह रहे हैं। तो अभी हमें क्लास बंद करनी है। सो द पॉइंट इज, ये श्रीलंका के मुद्दे पे क्या क्या डाउट्स हैं आपके अभी तक, बताओ। कोई डाउट्स इस पे? फ्यूचर में कैसे रहेंगे कुछ? वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इट्स नॉट कंप्लीट। हाँ अभी हम आगे डिस्कस, अभी तो हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस पर कुछ कोर्स पढ़ेंगे अभी हम, और फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम श्रीलंका के साथ रिलेशंस को आगे की तरफ से देखें तो जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है वो, और इंडो पैसिफिक इज सीन एज द नेक्स्ट फल्क्रम ऑफ ग्लोबल, यू कैन से ट्रेड एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। सारी कहानी इंडो पैसिफिक में ही आ रही है, और इंडो पैसिफिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रीलंका। सो इवन श्रीलंका के प्रेसिडेंट का कोट है फेमस कि जस्ट लाइक एवरी रिसोर्स कम फ्रॉम अफ्रीका, सिमिलरली एवरी ऑयल विच कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया विल पास थ्रू श्रीलंका। सो वी आर लाइक द की टू दिस होल इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में उसकी लोकेशन है, उस डायमेंशन में जो कॉम्पिटिशन है उस डायमेंशन में, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना हद तक कंट्रोल रहता है, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें श्रीलंका को उस प्रोस्पेक्ट में करना है।
सो विल कवर मोर. अभी आज क्लास छोटी होगी आपकी, देयर आर सम अदर क्लासेस शेड्यूल. इंडिया कब से यूएस के साथ क्लोज हुआ है? 2003 में इंडिया ने श्रीलंका को, चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था, है ना? क्यों? क्योंकि WTO वगैरह पे दे वर लाइक अगेंस्ट इंडिया. यूएस को लेकर इंडिया हमेशा से क्लियर नहीं रहा है कि क्या करेगा नहीं करेगा. अब जाके तुम्हारी अब हमारी थोड़ी बात होनी स्टार्ट हुई है. सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन से दैट वी आर अ पार्टनर ऑफ अमेरिका. अदरवाइज वी आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट यूएसए. सो नाउ, और जापान के साथ तो प्रॉब्लम थी क्योंकि आपने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद जापान पहले ही साइड हो चुका था. तो अब जाके डील हुई है. नाउ दे आर ऑपरेटिंग विद यू ऑन अ डिफरेंट लेवल. बिफोर शिंजो आबे एंड आफ्टर शिंजो आबे, इंडिया जापान रिलेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट. So post Shinzo Abe, we have seen a lot of growth in Indian-Japan relations. Plus इंडिया की हेल्प कोई तभी करेगा जब इंडिया कुछ देगा उनको, some economic path. So इंडिया का जो पोजिशनिंग है 2005 के बाद बदलनी स्टार्ट हुई है. So उसके बाद हमने फिर चीजें बढ़ानी स्टार्ट करी. अगर आप एग्रीमेंट भी कर रहे हो तो एग्रीमेंट करने में आपको 10 साल लग जा रहे हैं, तो कोई क्या ही करेगा फिर. So इसलिए इंडिया wanted to use it, but इंडिया was not in a position to use that. और इंडिया इनिशियली भी कोशिश कर रहा था कि चाइना ज़रा बुरा ना मान जाए, जो ऑस्ट्रेलिया बहुत सालों तक करता आया. So India finally gave up. Australia also gave up recently कि भाई अब जिस चाइना का बुरा लगने लग जाए तो we have to operate on our own sovereign levels, क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहुंच इन रीजन्स में. यूएस डेट डेमोक्रेसी है ना भाई, वो तो उसको माफ करना पड़ेगा फिर लोन. अफगानिस्तान में कितने पैसे डूबे यूएस के? $1 ट्रिलियन डूब गए. सो डेमोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम होती है ना. अगली बार इलेक्शन आएगा तो अपोजिशन वाला लीडर कहेगा भाई इतने पैसे डुबा दिए इन्होंने हमारे, अब हम क्या करें. सो यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ, इन अ डेमोक्रेसी यू हैव सम सर्टेन लेवल ऑफ डिसेंसी विच यू हैव टू मेंटेन. हालांकि यूएसए इज नॉट अ डिसेंट गवर्नमेंट इन एनी वे, बट स्टिल वो कुछ हद तक डेट ट्रैप को फॉलो नहीं कर सकते. उन्होंने सीधा कब्जा कर लेना होता है, जो उन्होंने किया इराक, लीबिया एटसेट्रा एटसेट्रा, गए सीधा कब्जा कर लिया. डेट ट्रैप वेट ट्रैप छोड़ो, हम सुपर पावर है, हम पूरा कब्जा करेंगे. साउथ कोरिया इज नॉट इन अ डेट ट्रैप, बट द इकोनॉमी इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका. जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये एग्जाम्पल्स हैं. दे डोंट नीड टू डू दैट ट्रैप, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के पास सॉफ्ट पावर भी है. दे हैव द कैपेसिटी एज हार्ड पावर भी है, तो दे डोंट नीड टू. श्रीलंका, चाइना इज इन अ पोजीशन राइट नाउ वेयर दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी लाइक यूएसए, बट दे वुड वांट टू बी इन दैट पोजीशन. तो इस वजह से चेंजेस होती हैं अप्रोच में दोनों को लेकर.